Good evening, everybody. Welcome back to Tanu Chahar Academy. This is a news analysis video where I'm analyzing news every day specifically for SSP. तो फर्स्ट ऑफ ऑल आई वुड लाइक टू थैंक ऑल द ऑडियंस जिन्होंने लास्ट वीडियो में कमेंट किया था कि जो वीडियोस हैं उनके लिए हेल्पफुल हैं. सो आई कंटिन्यू द सीरीज एंड जो भी मेरे तरफ से एफर्ट्स होंगे आई ट्राई टू पुट ऑल ऑफ देम. तो आज का जो हमारा टॉपिक है इट्स रीन्यूएबल एनर्जी एंड आई थिंक मुझे ये बताने की ज़रूरत नहीं है कि कितना इंपॉर्टेंट टॉपिक ये है, क्योंकि रीन्यूएबल एनर्जी एक प्रोमिनेंट एंड परसिस्टेंट टॉपिक है जो हमेशा से एसएसबी में पूछा ही जाता है. क्योंकि जो इन्वायरमेंटल इम्पैक्ट्स हैं या फिर जो इन्वायरमेंटल चेंज है, क्लाइमेट चेंज है, ये जो है एक बहुत ग्लोबल इशू है. एंड ये एसएसबी में एक सोशल टॉपिक की तरह पूछा जाता है जिसमें लाइक देर आर डिफरेंट काइंड्स ऑफ टॉपिक्स, जैसे क्लाइमेट चेंज है, पोल्यूशन है, एयर पोल्यूशन, नॉइज पोल्यूशन, ये सारी की सारी चीज़ें आपसे पूछी जाती हैं. तो उस टाइम पे अगर आप ये रीन्यूएबल एनर्जी एक हम कह सकते हैं इट्स लाइक अ ब्रह्मास्त्र, जहाँ पे आप इसका एग्जाम्पल हर जगह पे यूज़ कर सकते हो एज अ सोल्यूशन टू एनी क्लाइमेट चेंज या फिर इम्पैक्ट जो हो रहा है. क्योंकि रीन्यूएबल एनर्जी हम लोग यूज़ ही क्यों कर रहे हैं? क्योंकि हमें जो हमारा करंट एनर्जी सोर्स है जो कि फॉसिल फ्यूल बेस्ड है, वो पोल्यूशन कॉज करता है और उसकी वजह से क्लाइमेट चेंज होता है. तो रीन्यूएबल एनर्जी इज जस्ट लाइक अ सोल्यूशन. तो आप इस सोल्यूशन को अगर प्रेजेंट करोगे इन योर आंसर्स, इन योर लेक्चरेट एंड जीडी, तो इट्स ऑब्वियसली गोइंग टू बी वेरी पावरफुल. एंड बाकी लोगों से जो आप लाइक इंटरेक्ट करोगे वहाँ पे जीडी के टाइम पे, तो ये क्या है कि इम्पैक्ट अलग से क्रिएट करेगा कि आपको रीन्यूएबल एनर्जी में एक इतना डेप्थ तक चीज़ें पता है. सो लेट्स सी हम लोग क्या डिस्कस करेंगे. सबसे पहले न्यूज़ हम लोग देखेंगे, क्योंकि आज की जो हमारी न्यूज़ है वो रीन्यूएबल एनर्जी से रिलेटेड है. इसलिए हमारा जो मेन टॉपिक है इस रीन्यूएबल एनर्जी. एंड ये जो मेरी जितनी भी वीडियोस होती हैं, व्हाट्स माय ऑब्जेक्टिव, इट इज़ सिंपल कि जो भी हम लोग न्यूज़ कवर करेंगे, केवल न्यूज़ से ही हमें मतलब नहीं है. उसके आसपास जितनी भी चीज़ें होती हैं, जो भी स्टैटिक चीज़ें हैं, जो भी पॉलिसीज़ हैं, प्लान्स हैं, डेटा है, मैं वो कंपाइल करके आपको प्रेजेंट कर पाऊँ. एंड आपको पता है जो डेटा है इट्स ऑलरेडी देयर ऑन इंटरनेट, आप कहीं पे भी ढूंढ सकते हो, बट आप ढूंढते नहीं हो. एंड एसएसबी की प्रिपरेशन के दौरान यही मेन प्रॉब्लम होती है व्हेन यू आर अ फ्रेशर एंड इवन रिपीटर. आपके लिए इम्पॉर्टेंट क्या है कि जो आप न्यूज़ है उसको ढंग से एनालाइज करो एंड ढंग से जो आपकी न्यूज़ आपने एनालाइज किया है उसको आप यूज़ भी कर पाओ फिर. सो दिस इज़ माई ऑब्जेक्टिव कि जो भी चीज़ें मैं यहाँ पे आपको प्रेजेंट करूँगी, वो केवल ऐसा नहीं है कि मैं डेटा प्रेजेंट कर रही हूँ, क्योंकि डेटा ऑलरेडी है इंटरनेट पे. मेरा ये ऑब्जेक्टिव है कि जो भी आप डेटा यहाँ पे पढ़ोगे इट्स गोइंग टू बी यूजफुल फॉर योर एसएसपी. ओके, तो हम लोग इस न्यूज़ को पढ़ेंगे. देन न्यूज़ में क्या इंपॉर्टेंट है, लाइक रीन्यूएबल एनर्जी, व्हाट इज रीन्यूएबल एनर्जी, वी आर गोइंग टू सी. देन वी विल सी वाई वाई वी आर यूजिंग दिस रीन्यूएबल एनर्जी एंड वाई इट इज़ इम्पॉर्टेंट. क्योंकि अगर हमें व्हाट पता है तो हमें वाई भी पता होना चाहिए. अगर रीन्यूएबल एनर्जी हमें पता है तो वो इतनी इंपॉर्टेंट क्यों है वो भी हमें पता होना चाहिए. देन टाइप्स ऑफ रीन्यूएबल एनर्जी, अभी आप आगे पढ़ोगे कि रीन्यूएबल एनर्जी क्या है. इट हैज़ डिफरेंट सोर्सेज, लाइक रीन्यूएबल एनर्जी के डिफरेंट सोर्सेज होते हैं, उनके बेसिस पे देर आर 5 टाइप्स. देन एनर्जी डेटा, दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर योर जीडी, फॉर योर लेक्चरेट, फॉर योर पर्सनल इंटरव्यू. क्योंकि मैंने आपको हमेशा से बोला है कि डेटा अगर आप अपने बातों में इंक्लूड करते हो, अपने व्यू पॉइंट्स में आपके डेटा इंक्लूडेड है, तो योर व्यू पॉइंट्स आर गोइंग टू बी इम्पैक्ट मोर इम्पैक्टफुल देन अदर्स. तो यहाँ पर जो डेटा है, मैंने डेटा यहाँ पे लिया है फ्रॉम ऑफिशियल साइट्स ऑफ इंडियन गवर्नमेंट. एंड ये जो डेटा है, हमारा एनर्जी कंजप्शन क्या हो रहा है, रीन्यूएबल एनर्जी का कंजप्शन कितना है या फिर उसका प्रोडक्शन कितना हो रहा है, तो ऑल दीज डेटा इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर योर एसएसपी. एंड जो इंपॉर्टेंट डेटा है मैंने उसको वेरी सिंपलिस्टिक मैनर में वहाँ पे प्रेजेंट किया है ताकि आप उसको एज इट इज़ वहाँ पे यूज़ कर पाओ. देन फ्यूचर प्लान्स, obviously this is very important when it comes to environmental issues, environmental topics. तो पॉलिसीज, जितनी भी पॉलिसीज रीन्यूएबल एनर्जी से रिलेटेड है, लाइक आईएस इंटरनेशनल सोलर अलायंस आपने सुना होगा. देन 2070 एनडीसी जो इंडिया का है, जिसमें हम लोग नेट जीरो अचीव करना चाहते हैं, दिस इज आवर गोल. देन हमारा जो 500 गीगावाट हम लोग रीन्यूएबल एनर्जी सोर्स से लेना चाहते हैं 2030 तक. तो ये एंड देन पीएम कुसुम जो कि एक स्कीम है फॉर फार्मर्स, दिस इज़ अगैन रिलेटेड टू रीन्यूएबल एनर्जी. तो मैंने इन स्कीम्स को इंक्लूड किया है क्योंकि
स्कीम्स क्या होती हैं? अगर आपको स्कीम्स पता होती हैं, इट मीन्स यू नो समथिंग। एंड गवर्नमेंट डेटा एंड गवर्नमेंट स्कीम्स आर इम्पॉर्टेंट फॉर एनी एग्जाम, फॉर एनी एसएसबी। ओके, अच्छा, मैंने लास्ट में एक और चीज़ इंक्लूड करने की कोशिश की, विच इज़ चैलेंज। क्योंकि रीन्यूएबल एनर्जी जो है, ऑब्वियसली वो इम्पॉर्टेंट है एंड इतना ज़्यादा वाइडली यूज्ड है, तो उसको इतना ज़्यादा अभी प्रोमिनेंस क्यों नहीं मिल रही है? व्हाट आर द चैलेंजेस, वो भी हम लोग देखेंगे। सबसे पहले देखते हैं न्यूज़, एंड दिस इज़ हम कह सकते हैं एक बहुत अच्छी न्यूज़ है कि जो रीन्यूएबल एनर्जी है इज़ नाउ वर्ल्ड्स लार्जेस्ट इलेक्ट्रिसिटी सोर्स। देखो, इलेक्ट्रिसिटी जो है, इट कम्स फ्रॉम ईदर नॉन फॉसिल फ्यूल सोर्स या फिर फॉसिल फ्यूल सोर्स। अभी मैं आपको समझाऊंगी आगे कि ये दोनों टर्म्स क्या होती हैं, फॉसिल फ्यूल्स एंड नॉन फॉसिल फ्यूल्स। अगर अभी आप इतना समझ लो कि जो फॉसिल फ्यूल्स होते हैं, लाइक कोल, पेट्रोलियम, गैस, जो भी हम लोग फ्यूल्स यूज़ कर रहे हैं, जो जैसे अभी भी जो कन्वेंशनल फ्यूल्स हैं, वो सारे के सारे पोल्यूशन कॉज करते हैं। दैट्स वाई हम उनको क्या करना चाहते हैं, कम करना चाहते हैं। एंड उसके लिए हम लोग क्या रिप्लेसमेंट हमारे पास है, नॉन फॉसिल फ्यूल सोर्सेज, जिसको हम बोलते हैं रीन्यूएबल एनर्जी। तो दीज आर गुड एनर्जी सोर्सेज जो कि पोल्यूशन कम कॉज करते हैं एंड वो सस्टेनेबल है। तो अभी के लिए आप इतना समझो। तो अभी हुआ क्या है कि जो रीन्यूएबल एनर्जी सोर्सेज हैं, मतलब जो गुड एनर्जी सोर्सेज हैं, उन्होंने अभी एक सर्च दिखाया है। सर्च मीन्स उनमें इंक्रीज हुआ है। एंड कितना इंक्रीज हुआ है? 34%। वो टोटल इलेक्ट्रिसिटी जो वर्ल्ड में प्रोड्यूस हो रही है, वो रीन्यूएबल एनर्जी सोर्सेज से हो रही है। एंड व्हाट इज दिस 33%? ये क्या है? द अमाउंट ऑफ एनर्जी विच इज प्रोड्यूस्ड फ्रॉम फॉसिल फ्यूल सोर्सेज एंड मेनली कोल। देखो, मैं यहाँ पे एक चीज़ आपको अभी समझा देती हूँ कि कोल से इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस कैसे होती है। कोल के जो कोल है, इट इज़ सिंपली कार्बन। कार्बन आप लोग समझते होंगे, ये एलिमेंटल फॉर्म में कार्बन प्रेजेंट है यहाँ पे, ठीक है। कार्बन को अगर हम लोग, कोल को हम लोग हीट करते हैं, जैसे दिस इज कोल, अगर हम इसको हीट करेंगे, एक्चुअली कंबशन जो होता है, तो उसमें क्या होगा, हीट प्रोड्यूस होगी। एंड हीट से जो इसके यहाँ पे वाटर है, हम अगर कोल को हीट करेंगे तो हीट प्रोड्यूस होगी, हीट से जो ये वाटर है ये हीट होगा। इस एंड वाटर जब हीट होता है तो उसमें स्टीम निकलती है, एंड इस स्टीम को हम लोग यूज़ करेंगे टू रोटेट दिस टरबाइन, ठीक है। टरबाइन जब हम लोग रोटेट करेंगे तो इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस होगी, ठीक है। तो दिस इज होल प्रोसेस, एंड इसको हम बोलते हैं थर्मल इलेक्ट्रिसिटी प्रोडक्शन। थर्मल क्यों बोल रहे हैं? क्योंकि यहाँ पे हीट से, यानी स्टीम से हम लोग इलेक्ट्रिसिटी को प्रोड्यूस कर रहे हैं। तो ये जो कोल जब बर्न होता है ना, आपने पढ़ा होगा कि जब भी कार्बन बर्न होता है, फिर हाइड्रोकार्बन्स बर्न होता है, तो उनमें CO2 प्रोड्यूस होती है, लाइक कार्बन प्लस ऑक्सीजन, दिस गिव्स CO2। तो यहाँ पे हम लोग कोल में कार्बन ही तो है, ये कार्बन एलिमेंटल फॉर्म में प्रेजेंट है। देन ऑक्सीजन कंबशन हो रहा है, तो इन दोनों को कंबाइन करके CO2 प्रोड्यूस होती है। एंड CO2, मुझे नहीं पता कि किस बच्चे को नहीं पता है कि CO2 इज़ अ हार्मफुल गैस फॉर आर इन्वायरमेंट इन लार्ज नंबर्स। लाइक अगर ये ज़्यादा अमाउंट में हमारे इन्वायरमेंट में प्रेजेंट है, तो इट्स लाइक डिफ़िकल्ट टू से कि जो इन्वायरमेंट है वो सेफ है। क्यों? क्योंकि ये ग्रीन हाउस गैस है। एंड ग्रीन हाउस गैसेस क्या करती हैं? हमारे जो इन्वायरमेंट है, लाइक दिस इज़ आवर एटमॉस्फियर, तो यहाँ पर जो ग्रीन हाउस गैसेस हैं, दे फॉर्म लाइक अ ब्लैंकेट। एंड इस ब्लैंकेट की वजह से जो हीट हमारे यहाँ, जैसे यहाँ से सन एनर्जी आई, सनलाइट आई, तो नॉर्मली क्या होता है कि यहाँ पे नॉर्मल गैसेस प्रेजेंट होती हैं, ये सनलाइट आती है यहाँ पे, यहाँ से रिफ्लेक्ट होती है एंड चले जाती है। कुछ एब्जॉर्ब होती है, मतलब अर्थ को जितना एब्जॉर्ब करना एब्जॉर्ब करती है, बाकी रिफ्लेक्ट हो जाती है। अब क्या हो रहा है, क्योंकि यहाँ पर अभी ब्लैंकेट है, ठीक है, CO2 ने यहाँ पे ब्लैंकेट बना दिया है, तो इस ब्लैंकेट की वजह से जितनी हीट यहाँ पे आ रही थी, वो अब इधर बाहर जाने की बजाय क्या कर रही है, वो यहीं पे ऐसे सर्कुलेट हो रही है, अर्थ के अंदर ही। तो इससे क्या होगा? इससे जो हमारा टेम्परेचर है अर्थ का, इट्स गोइंग टू इंक्रीज। तो यही मेन प्रॉब्लम है विद दीज ग्रीन हाउस गैसेस। क्यों हम लोग कोल को बोलते हैं कि इट्स अ लाइक बैड सोर्स ऑफ एनर्जी? ये तो एक प्रॉब्लम, मेन प्रॉब्लम है कि कोल जो है वो पोल्यूशन क्रिएट करता है, एंड पोल्यूशन में CO2 मेन थिंग है। एक्चुअली यहाँ पर मैं बहुत कुछ बता दूंगी, तो क्योंकि बीइंग एन एनवायरमेंटल साइंस स्टूडेंट, मुझे यहाँ पे बहुत कुछ बताने का
मन करता है, बट स्टिल आई ट्राई टू लिमिट कि सब कुछ नहीं बताना है, क्योंकि जितना इंपॉर्टेंट है उतना ही हम पढ़ेंगे। ओके, अब देखो, अब इस न्यूज़ का फर्स्ट थिंग हमने क्या पढ़ा कि जो रीन्यूएबल एनर्जी है, इट हैज़ नाउ बिकम द वर्ल्ड्स लार्जेस्ट इलेक्ट्रिसिटी सोर्स, जिससे इलेक्ट्रिसिटी बन रही है। ओके, अब यहाँ पर सेकेंड चीज़ जो हमें पढ़नी है, विच इज़ अबाउट दीज टू थिंग्स, सोलर एंड विंड। ये सोलर पैनल है, ओके, एंड दिस इज विंड मिल। तो ये क्या क्या न्यूज़ है कि जो ग्लोबल एक्स्ट्रा इलेक्ट्रिसिटी डिमांड थी, मतलब नॉर्मल डिमांड जो है उससे अगर इस ईयर में एक्स्ट्रा इलेक्ट्रिसिटी डिमांड थी, उसको जो 100% उसका जो सोर्स था वो ये दोनों चीज़ें थी। लाइक पहले अगर 100, लास्ट ईयर 2024 में अगर 100 डिमांड थी, नाउ इन 2025 वो 125 हो गई है। तो ये जो 25 न्यू डिमांड है, इसको किसने पूरा किया है? दीज टू एनर्जी सोर्सेस, सोलर एंड विंड, एंड दीज आर अगैन टाइप ऑफ रीन्यूएबल एनर्जी सोर्सेस। ओके, तो ये चीज़ भी आपको ध्यान रखनी है कि इस रिपोर्ट में पहली फाइंडिंग ये थी कि जो रीन्यूएबल एनर्जी है, इट हैज़ नाउ सर्च्ड, एंड जो इसकी परसेंटेज है, जो ग्लोबल परसेंटेज है जिसमें इलेक्ट्रिसिटी जो सोर्स है वो 34% है, लाइक, एंड 33% जो है वो कोल का सोर्स है तो एक ही का डिफरेंस, बट स्टिल इट्स सिग्निफिकेंट। ये बताता है कि रीन्यूएबल एनर्जी सोर्सेस को लोग प्रेफर कर रहे हैं। सेकेंड थिंग इज कि जो दो इंपॉर्टेंट सोर्सेज हैं, सोलर एंड विंड, इन दोनों ने जो एक्स्ट्रा ग्लोबल एनर्जी डिमांड थी, उसको अकेले ही, लाइक इन दोनों ने मिलकर पूरा किया 100% डिमांड को। देन कम्स वेरी इंपॉर्टेंट थिंग जो हमारे इंडिया के बारे में है, विच इज़ कि इसमें जो रीन्यूएबल एनर्जी में जो सर्च देखा गया है वर्ल्ड में, जो अभी हमने सर्च देखा है, इट्स द वैल्यू फॉर होल वर्ल्ड। जो 34% है वो वर्ल्ड के लिए वैल्यू है। एंड इन दोनों में भी जो लीडिंग कंट्रीज हैं, दीज आर, फर्स्ट इज योर चाइना एंड सेकेंड इज योर इंडिया। इन दोनों ने बहुत लाइक कमेंडेबल काम किया है इन रीन्यूएबल एनर्जी, क्योंकि आपने देखा होगा। अच्छा, मैं आपको यहाँ पे फैक्ट बता देती हूँ कि जो ये रीन्यूएबल एनर्जी में अभी जो सर्च देखा गया है, उसमें ये सामने आया है कि चाइना ने अभी कुछ सालों में इतने सोलर एंड विंड पावर प्लांट्स लगा दिए हैं जितने वर्ल्ड ने कंबाइन नहीं लगाए हैं। लाइक वर्ल्ड की सारी कंट्रीज एक तरफ एंड चाइना एक तरफ। तो चाइना जो है एक मैसिव वर्क कर रहा है ऑन इट्स रीन्यूएबल एनर्जी सोर्सेस। वो बनना चाहता है एक एनर्जी इंडिपेंडेंट कंट्री, एंड ऑब्वियसली एक इन्वायरमेंटल फ्रेंडली कंट्री। उसके पॉपुलेशन साइज को देखते हुए वो जो अपने एमिशंस हैं उनको कम करना चाहता है। तो चाइना ने एक बहुत अच्छा काम किया है। वो एनर्जी सोर्सेज, जो रीन्यूएबल एनर्जी सोर्सेज हैं, वहाँ पर वो काफ़ी ज़्यादा इन्वेस्टमेंट्स कर रहा है। इसलिए जो यहाँ पर उसकी रीन्यूएबल एनर्जी में जो सर्ज है, उसका एक बहुत बड़ा हाथ है चाइना का। देन इंडिया, इंडिया इज़ ऑल्सो वर्किंग ऑन रीन्यूएबल एनर्जी। हमारे बहुत सारे ऐसे इनिशिएटिव्स हैं जिनमें हमारा मेन एम यही है कि हम लोग रीन्यूएबल एनर्जी सोर्सेज को ऑप्ट करें। अभी आपने देखा होगा, एक सर्च देखने को मिला है इलेक्ट्रिक व्हीकल्स में, सोलर पावर प्लांट्स में लोग सोलर एनर्जी को ज़्यादा प्रेफर करते हैं। ठीक है, तो ये सब चीज़ें किस लिए हैं? क्योंकि हमारी जो गवर्नमेंट है, उसके जो प्लान्स हैं, जो पॉलिसीज़ हैं, वो किस चीज़ के लिए डायरेक्टेड हैं? टू यूज़ रीन्यूएबल एनर्जी एज इट्स मेजर सोर्स ऑफ एनर्जी। तो यहाँ पर इस रिपोर्ट का जो रिपोर्ट थी उसमें क्या मेन हाईलाइट था, विच वाज कि चाइना एंड इंडिया ने लीड किया है दिस सर्च को। जो रीन्यूएबल एनर्जी में सर्च हुआ है, उसमें जो लीडर्स हैं, दीज आर दीज टू कंट्रीज, चाइना एंड इंडिया। एंड नॉट जस्ट चाइना एंड इंडिया, द अदर साउथ एशियन कंट्रीज लाइक भूटान। किसको नहीं पता है कि भूटान इज़ अ कार्बन नेगेटिव कंट्री। भूटान जो है वो उसका जो हैप्पीनेस इंडेक्स है वो भी बहुत अच्छा है, एंड जो वहाँ पे ग्रीनरी है वो भी बहुत ज़्यादा है। कार्बन नेगेटिव कंट्री क्या होती है? देखो, कार्बन नेगेटिव का ये बिल्कुल भी मतलब नहीं है कि वो बिल्कुल कार्बन प्रोड्यूस ही नहीं कर रहे हैं। ऐसा हो ही नहीं सकता कि कार्बन कोई प्रोड्यूस ही ना करे, फिर आप रेस्पिरेशन कैसे करोगे? तो कार्बन वो लोग प्रोड्यूस कर रहे हैं, बट जितना कार्बन वो लोग प्रोड्यूस करते हैं उससे ज़्यादा तो वो एब्जॉर्ब कर ले रहे हैं। ठीक है, जैसे सपोज वो 10 कार्बन प्रोड्यूस कर रहे हैं, CO2, वो
10 से ज़्यादा 20 को अब्जॉर्ब कर ले रहे हैं। मतलब इन दी एंड क्या हुआ, नेगेटिव में चला गया। ठीक है, हमारे पास -10, तो दिस इज कार्बन नेगेटिव। कैसे अब्जॉर्ब करते हैं, उनके पास फॉरेस्ट कवर बहुत ज़्यादा है। ठीक है, फॉरेस्ट से आपको पता है ट्रीज कार्बन डाइऑक्साइड अब्जॉर्ब करते हैं, CO2 अब्जॉर्ब करते हैं, H2O, CO2 प्लस H2O गिव्स ग्लूकोज एंड ऑक्सीजन। ये फोटोसिंथेसिस, आप शायद किसी को ध्यान हो, तो दिस इज फोटोसिंथेसिस इक्वेशन। तो जो फॉरेस्ट होता है, दे आर कार्बन सिक्वेस्ट्रिंग लाइक ऑर्गेनिजम्स। यहाँ पे कार्बन को सिक्वेस्टर किया जाता है, उनको स्टोर किया जाता है। तो जहाँ पे फॉरेस्ट कवर ज़्यादा होगा, ऑब्वियसली वहाँ पे जो CO2 अमाउंट में रिडक्शन होगा। इसलिए बोला जाता है कि प्लांट्स को लगाना है। ठीक है, क्योंकि वो CO2 अब्जॉर्ब करते हैं। अब यहाँ पर एक बहुत बड़ा हम कह सकते हैं चेंज देखने को मिला कि जो डेवलपिंग कंट्रीज़ हैं, लाइक चाइना, लाइक इंडिया, लाइक अदर साउथ एशियन कंट्रीज़, वो क्या है, अभी रिन्यूएबल एनर्जी को एक मेजर सोर्स बना रही हैं। उनके पीछे उनका जो ऑब्जेक्टिव है वो चाहे कुछ भी हो, बट वो लोग रिन्यूएबल एनर्जी के लिए बहुत सारा वर्क कर रहे हैं। लाइक क्लाइमेट चेंज के लिए दे आर कमिंग टुगेदर, एंड वो लोग अपनी तरफ से जितने भी उनके ऑब्जेक्टिव्स उन्होंने डिफाइन कर रखे हैं, उनको वो पूरा करने की कोशिश कर रहे हैं। वहीं जो डेवलप्ड कंट्रीज़ हैं, जस्ट लाइक EU, यूरोपियन यूनियन में जो कंट्रीज़ हैं, लाइक USA, वो लोग क्या कर रहे हैं, वो उल्टा कर रहे हैं। दे आर यूजिंग फॉसिल फ्यूल्स। फॉसिल फ्यूल्स मतलब जो दोज फ्यूल्स या फिर दोज एनर्जी सोर्सेज जो पॉल्यूशन क्रिएट कर रहे हैं। तो एक तरफ डेवलपिंग कंट्रीज हैं जो कि रीन्यूएबल एनर्जी को प्रायोरिटी दे रहे हैं, एंड दूसरी तरफ वो डेवलप्ड कंट्रीज हैं जो खुद को डेवलप्ड बोल रही हैं, एंड देन दे आर यूजिंग देयर फॉसिल फ्यूल्स एंड अल्टीमेटली दे आर पोल्यूटिंग द एनवायरमेंट। ठीक है, तो यहाँ पर आप ये जो फैक्ट है इसको एज इट इज़ बता सकते हो कि डेवलप्ड कंट्रीज एंड जो डेवलपिंग कंट्रीज हैं, उन दोनों में डिफरेंस क्या है, like how these developing countries are moving forward in future for renewable energy, and how these developed countries are not like considering this fact that climate change is something। डेवलप्ड कंट्रीज को एक्चुअली ज़्यादा फोकस करना चाहिए, क्योंकि ऑलरेडी दे आर डेवलप्ड, दे हैव मनी, दे देयर इकोनॉमिक डेवलपमेंट इज रोबस्ट। तो उनके पास टेक्नोलॉजी है, they can use anything, like they can use renewable energy in any kind of activity। उनके पास एनर्जी सॉरी टेक्नोलॉजी है, तो दे कैन यूज रिन्यूएबल एनर्जी इन डिफरेंट काइंड्स। तो ये एक नरेटिव बन जाता है कि वाई दीज डेवलप्ड कंट्रीज आर सो मच वेरी like they are ignoring things, while developing countries are not ignoring, they are moving forward with taking this objective in their mind that they have to opt for renewable energy। ओके, अब यहाँ पे हमारी जो न्यूज़ खत्म हो चुकी है। न्यूज़ में हम लोगों ने मेन चीज़ें पढ़ ली है। फर्स्ट इज जो हमारी रिन्यूएबल एनर्जी है, इट हैज़ नाउ सर्च्ड एंड इट हैज़ नाउ बिकम द वर्ल्ड्स लार्जेस्ट इलेक्ट्रिसिटी सोर्स, अकाउंटिंग फॉर 34%। ओके, एंड इसने कोल को सरपास कर दिया है, विच इज़ 33%। ठीक है, उसके बाद में हमने पढ़ा कि जो इंडिया एंड चाइना है, दे आर लीडिंग दिस डेवलपमेंट। साउथ एशियन कंट्री भूटान के बारे में भी पढ़ा हमने। ठीक है, उसके बाद में हमने डेवलप्ड एंड डेवलपिंग कंट्रीज़ के बारे में अभी देखा कि हाउ डेवलपिंग कंट्रीज़ आर लाइक मूविंग इन अ वे, मूविंग इन अ डिफरेंट वे टू अप्रोच द क्लाइमेट चेंज। जो डेवलपिंग कंट्रीज़ हैं, दे आर टेकिंग दिस इनिशिएटिव टू मूव फॉरवर्ड विथ रिन्यूएबल एनर्जी। ओके, अभी हमको हमारा जो मेन न्यूज़ पोर्शन है वो ख़त्म हो चुका है। दिस न्यूज़ इज़ वेरी यूज़फुल। आप इस जो डेटा है उसको कहीं पे भी साइट कर सकते हो, लाइक यहाँ पे। बट एक मेन चीज़ है, आपको ये ज़रूर बताना है कि न्यूज़, ये जो रिपोर्ट है वो किसने पब्लिश की है। इट्स एम्ब्रॉयड, जो कि एक UK बेस्ड ऑर्गेनाइजेशन है। ठीक है, तो ये आप यहाँ पे साइट कर सकते हो फॉर मोर ऑथेंटिसिटी, कि आपने डेटा एक ऑथेंटिक साइट से लिया। अच्छा, अभी हमें जो पढ़ना है विच इज़ हमारा मेन पोर्शन, विच इज़ व्हाट इज़ दिस रीन्यूएबल एनर्जी। अब मैंने बहुत सारी यहाँ पे रीन्यूएबल एनर्जी की बात की। अभी आपको इतना तो समझ में आ गया होगा कि ये जो है, ये कुछ ऐसी एनर्जी है जो कि पोल्यूशन क्रिएट नहीं करती है, एंड ऑब्वियसली इसके नाम से कुछ पता लग रहा होगा कि इट्स रीन्यूएबल, मतलब ये रिप्लेनिशेबल है।
रिप्लेनिश मतलब, अभी मैं आपको एक एग्जांपल से समझाऊंगी। देखो, आपके पास एक ये बैग है, ठीक है, एंड ये दूसरा बैग है। मतलब एक पर्सन ए है एंड दिस इज पर्सन बी। तो जो पर्सन ए है उसको बोला गया है कि आप जितने भी आपकी स्पेंडिंग है, आप जो जितना भी खर्चा करना चाहते हो, आप इस बैग से यूज़ कर सकते हो सारी मनी। एंड इस बैग की एक खास बात है कि ये इसमें जो पैसे हैं वो कभी ख़त्म नहीं होते हैं। ख़त्म कैसे नहीं होते हैं? कि अगर आपने यहाँ से 100 रुपीज़ निकाले तो 100 ही उस टाइम ऐड हो जाएंगे। तो इस एक तरह से हम कह सकते हैं कि ये इनएग्जॉस्टेबल है। इसमें चीज़ें रिप्लेनिश हो जाती हैं, रिन्यू हो जाती हैं। ठीक है? तो ये जो आदमी है, ये कितना भी इसको यूज़ कर ले मनी को, क्या ये कभी ख़त्म होगी? नहीं होगी कभी भी ख़त्म, क्योंकि यहाँ पे जितना वो यूज़ करेगा उतने तो वो रिप्लेनिश हो जाएगी। ये इनएग्जॉस्टेबल है। वहीं दूसरी तरफ एक आदमी है बी, इसको बोला गया है कि आपके पास ये जो मनी बैग है, इसके अंदर जो मनी है वो कुछ लिमिटेड मनी है। 1000 रुपीज़ इसके अंदर रखे हुए हैं। आपको, आप जितना आप यूज़ करना चाहो कर लो। आप 1 रुपये पर डे करो, 100 रुपये पर डे करो, इट्स योर लाइक विम्स एंड फैंसीज, जो भी आपको अच्छा लग रहा है वो आप करो। एंड बट यहाँ पर एक प्रॉब्लम है, एक कंडीशन है कि ये जो चीज़ें हैं वो रिप्लेनिश नहीं होंगी। यहाँ पे जो मनी है वो एग्जॉस्टेबल है। अगर आपने एक बार यहाँ से 100 रुपीज़ निकाल लिए तो वो रिप्लेनिश नहीं होंगे। अगर वो रिप्लेनिश होंगे तो उसके लिए आपको कम से कम बिलियंस ऑफ ईयर्स तक वेट करना पड़ेगा। तब तक तो इंसान मर जाएगा। तो एक तरह से हम कह सकते हैं कि तो एग्जॉस्टेबल है, क्योंकि हमारे लाइफ टाइम में वो रिप्लेनिश ही नहीं होगा। ठीक है? तो जो बी है उसके पास एक ऐसा सोर्स है, मनी सोर्स है, जो कि एग्जॉस्टेबल है एंड नॉन रिप्लेनिशेबल है, नॉन रीन्यूएबल है। एंड यहाँ पर एक ऐसा मनी बैग है इसके पास जो कि रीन्यूएबल है, इनएग्जॉस्टेबल है, मतलब कभी भी एग्जॉस्ट नहीं होगा, खत्म नहीं होगा। ये रिन्यू हो जाता है, रिप्लेनिश हो जाता है। तो दिस इज द मेन डिफरेंस बिटवीन रीन्यूएबल एनर्जी एंड नॉन रीन्यूएबल एनर्जी। ठीक है? ये जो है दिस इज रीन्यूएबल एनर्जी, दिस इज नॉन रीन्यूएबल एनर्जी। आई थिंक इट्स क्लियर कि रीन्यूएबल एनर्जी क्या होती है, नॉन रीन्यूएबल एनर्जी क्या होती है। अभी आपको कभी नहीं आप भूलोगे कि रीन्यूएबल एनर्जी एंड नॉन रीन्यूएबल एनर्जी में क्या डिफरेंस होगा। अब हम लोगों ने पढ़ लिया कि रीन्यूएबल एनर्जी क्या है, नॉन रीन्यूएबल एनर्जी क्या है। लेट्स सी इनके एग्जांपल्स क्या है। देखो, रीन्यूएबल एनर्जी है तो इट मीन्स वो कभी ख़त्म नहीं होगी। जैसे सन की जो सनलाइट है, क्या कभी वो ख़त्म होती है? जैसे आप अगर आज सन के सामने जाके बैठ जाते हो, आप उससे सनलाइट लेते हो, आप बढ़िया से धूप वगैरह में बैठते हो आप, तो क्या आपकी वजह से वो ख़त्म हो जाएगी या फिर कल सन आना बंद हो जाएगा? ऐसा तो नहीं होगा। विंड, क्या विंड चलना बंद हो जाएगी? आपने अगर आज थोड़ी-सी आप गए बाहर एंड आपने सोचा कि आज चलो हवा में बैठता हूँ। आपने हवा महसूस की एंड देन अगले दिन देखा कि अरे! 1000 जो हवा थी उसमें से 100 तो खत्म हो गई मेरी वज़ह से। ऐसा होता है? ऐसा नहीं होता है, क्योंकि जो ये दोनों चीज़ें हैं, दीज़ आर नेचुरल थिंग्स एंड ये नेचुरली रिप्लेनिश हो जाती हैं एंड ये इनएग्ज़ॉस्टेबल है। ठीक है? तो जो हमारी रीन्यूएबल एनर्जी है, इसके क्या-क्या सोर्सेज़ हैं? सन सोर्सेज़ है, सन सोर्स है सॉरी, देन विंड सोर्स है, वाटर इज सोर्स, जियोथर्मल एनर्जी इज सोर्स, देन बायोमास। ठीक है, आगे हम लोग इनको पढ़ेंगे अच्छे से कि ये क्या है। ठीक है, अब यहाँ पर है दिस इज नॉन रिन्यूएबल एनर्जी एंड इसको हम बोलते हैं फॉसिल फ्यूल बेस्ड एनर्जी। ये भी आपको ध्यान रखना है। ठीक है? दो ही टर्म्स हम लोग एक्चुअली यूज कर रहे हैं यहाँ पर, कि एक तो रिन्यूएबल या फिर नॉन फॉसिल फ्यूल बेस्ड। नॉन फॉसिल फ्यूल, इसको बोलते हैं रिन्यूएबल या फिर नॉन रिन्यूएबल या फिर फॉसिल फ्यूल बेस्ड। दिस इज रिन्यूएबल नॉन फॉसिल फ्यूल बेस्ड, दिस इज नॉन रिन्यूएबल फॉसिल फ्यूल बेस्ड। देखो, आपको कंफ्यूज नहीं होना है। रिन्यूएबल आपको पता है, नॉन रिन्यूएबल पता है। अब ये जो नई टर्म है मैं उसको आपको समझा देती हूँ, फिर ये भी समझ में आ जाएगा। देखो, फॉसिल फ्यूल्स क्या होते हैं? जैसे सपोज अभी एक एनिमल है, वो अभी उसने अपनी लाइफ टाइम अपना जो लाइफ स्पैन उसको कंप्लीट किया, मान लो 30 ईयर्स तक वो यहाँ पे वर्ल्ड में है, उसके बाद में उसकी डेथ हो जाती है। तो अब ऐसा तो मतलब जैसे वो कोई जंगल में है, कोई फॉरेस्ट में है, वहाँ पर वो उसकी डेथ हो गई, तो वो नॉर्मली यहाँ पर सॉइल में ही मिल जाने का सेंस क्या है? बैक्टीरिया उसको डिकम्पोज कर देंगे, देन जो उसकी बोन्स वगैरह होंगी वो यहीं पे रह जाएंगी, क्योंकि
फिर उसके बाद में क्या होगा, आपको पता है अच्छे से वेदरिंग होती है, सॉइल की लेयर, इसके ऊपर एक लेयर आएगी, फिर दूसरी लेयर आएगी। एंड ये काम ऐसे नहीं है कि आज एक सॉइल की लेयर आ गई, कल दूसरी सॉइल, ऐसा नहीं होता। ये बिलियंस ऑफ ईयर्स में होते हैं सारी चीज़ें, ठीक है। तो जब पहले अर्थ बनी थी, उस टाइम पे जो एनिमल्स यहाँ पे एग्जिस्ट करते थे वो उनकी डेथ हुई होगी, ठीक है। उसके बाद में फिर बहुत टाइम से आपने देखा है कि ह्यूमन इवोल्यूशन हुआ है, बहुत कुछ हुआ है, लाइक इतने सारी चीज़ें अभी हुई हैं। एंड अभी जो हम लोग देख रहे हैं, तो जो पुराने एनिमल्स थे, पुराने जितने भी, नॉट जस्ट एनिमल्स, फ्लोरा एंड फौना बोथ, प्लांट्स, एनिमल्स, जो भी हैं, ठीक है, जितने भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स थे, वो लोग जब उनकी डेथ होती है, तो वो एक बायोमास जो उनका होता है, वो क्या है, यहाँ पर इकट्ठा होता रहता है, ठीक है, अर्थ के अंदर इकट्ठा होता रहता है क्रस्ट में। एंड इनके ऊपर सॉइल की लेयर्स बनती रहती हैं। तो ये जो ऊपर से सॉइल की लेयर्स बनती रहेंगी, तो ये क्या, इनके ऊपर प्रेशर लगाते हैं। नीचे से हीट आती है, जो अर्थ में हीट है, स्टेनोस्फेयर में हीट है, लावा है। एंड ये जो प्रेशर है एंड दिस हीट, इनको क्या बना देती है, फॉसिल फ्यूल बना देती है, सॉरी, फॉसिल बना देती हैं। दीज आर द फॉसिल्स। एंड जब इनको बहुत ज़्यादा प्रेशर के अंदर एंड जो हीट यहाँ पे मिलेगी, तो दे कन्वर्ट टू फॉसिल फ्यूल। जैसे कि आपने देखा होगा, फॉसिल फ्यूल का एग्जांपल है ऑयल, ठीक है, नेचुरल गैस जो होती है, देन कोल, ये सारे फॉसिल फ्यूल्स हैं, ये सारे फॉसिल से बने हैं। लाइक लिविंग ऑर्गेनिजम्स, जो उनका बायोमास था, जब वो उनकी डेथ हो गई, तो उनके बाद वो फॉसिल्स बन गए। एंड फॉसिल्स से जो फ्यूल मिलता है वो फॉसिल फ्यूल्स होता है, ठीक है। जैसे अब हम लोग ऑयल की जो माइनिंग होती है, जो कोल की माइनिंग होती है, वो ज़मीन में से ही क्यों होती है, क्योंकि फॉसिल्स तो ऑब्वियसली ज़मीन में ही मिलेंगे, क्योंकि इनकी जो डेथ हुई थी एनिमल्स की, वो यहीं पर सॉइल में ही हुई थी, एंड वो सॉइल में ही यहाँ पे अभी बरिड है। इसलिए आपने देखा होगा कि ऑयल डिपॉजिट्स जो हैं वो हमें सी के अंडर मिलते हैं, क्योंकि सी में भी तो एनिमल्स है ना। सी में नीचे जब आप देखोगे, वहाँ पे सबसे एंड वाली जो लेयर है, वहाँ पे ये जो एनिमल्स हैं वो फॉसिल फ्यूल में कन्वर्ट हो जाते हैं। उनके ऊपर भी तो प्रेशर लगता है ना। तो जितने भी ऑयल डिपॉजिट्स हैं, कोल डिपॉजिट्स हैं, दीज आर ऑल फॉसिल फ्यूल सोर्सेस। तो अभी आपको समझ में आया होगा कि व्हाट आर दीज थिंग्स। एक फॉसिल फ्यूल क्या होता है और एक नॉन फॉसिल फ्यूल क्या होता है। फॉसिल फ्यूल जो कि फॉसिल से हमें मिलता है, जो लिविंग बायोमास था, जो कि अभी फॉसिल बन चुका है आफ्टर बिलियंस ऑफ ईयर्स, उसको हम फॉसिल फ्यूल बोलते हैं। एंड ये जो सोर्सेज है, सन क्या कोई फॉसिल है, क्या विंड कोई फॉसिल है, या फिर अ, जो हाइड्रो पावर है, जो वाटर है, वो कोई फॉसिल है, वो कोई फॉसिल नहीं है, इट्स नेचुरल। जो नेचर की फोर्सेस हैं, लाइक विंड है, देन वाटर है, ऑल दीज आर अवेलेबल इन नेचर, एंड वो कोई फॉसिल फ्यूल नहीं है। अब ये जो फॉसिल फ्यूल्स हैं, इनको, क्योंकि मैंने आपको बताया कि ये बिलियंस ऑफ ईयर्स में रिप्लेनिश होते हैं, इसलिए ये क्या है, एग्जॉस्टेबल है। अब हम हमेशा सुनते हैं कि जो ऑयल प्राइसेस हैं वो बढ़ते जा रहे हैं, एंड एक टाइम ऐसा आएगा कि जितना भी ऑयल वर्ल्ड में प्रेजेंट है वो खत्म हो जाएगा, क्योंकि एक लिमिट थी, लाइक इतने एनिमल्स की डेथ हुई, इतने एनिमल्स फॉसिल फ्यूल बन गए, एंड इतना ही फ्यूल था। अगर 100 एनिमल्स की डेथ हो गई, 100 एनिमल फॉसिल फ्यूल में खत्म हो गए, अब मतलब कन्वर्ट हो गए, और हम लोगों ने धीरे धीरे करके हम इनको, जो ये फ्यूल है, इसको निकालते जा रहे हैं। अब एक कोई लिमिट तो होगी ना, कि इसके बाद तो ये खत्म हो जाएगा, तो इसका मतलब ये एग्जॉस्टेबल है। एंड ये रिप्लेनिशेबल, इजीली रिप्लेनिशेबल नहीं है, इसको अगेन टाइम लगेगा, फॉसिल फ्यूल बनाने में टाइम लगता है। सो फॉसिल फ्यूल के एग्जांपल्स, कोल, पेट्रोलियम इज देयर, देन नेचुरल गैस इज देयर, डीजल इज देयर, दीज आर ऑल फॉसिल फ्यूल एग्जांपल, जो आप कन्वेंशनल एनर्जी सोर्सेज आप पढ़ते हो, जितना भी आपने आज तक सुना है अपने आसपास, ठीक है, ये कन्वेंशनल एनर्जी सोर्सेज हैं। तो हमने यहाँ पे दो चीज़ें समझ ली, दिस इज रीन्यूएबल एनर्जी सोर्स, दिस इज नॉन रीन्यूएबल एनर्जी सोर्स। जो नॉन रीन्यूएबल होते हैं मोस्टली फॉसिल फ्यूल से डिराइव होते हैं, एंड जो रीन्यूएबल होते हैं वो मोस्टली नॉन फॉसिल फ्यूल बेस्ड होते हैं। ओके, अभी हमने ये पढ़ लिया कि व्हाट आर द डिफरेंसेस बिटवीन नॉन फॉसिल फ्यूल सोर्सेज एंड फॉसिल फ्यूल सोर्सेज। अभी हम लोग पढ़ेंगे कि जो ये रीन्यूएबल एनर्जी है, व्हाई वी आर यूजिंग दिस, लाइक हमें एक ऐसा
रीजनिंग तो चाहिए ना कि हम लोग इसको यूज़ क्यों कर रहे हैं, वाई वी आर यूजिंग दिस। इसके पीछे कुछ तो ऐसी पॉजिटिव थिंग्स होंगी जिसके लिए वर्ल्ड इज मूविंग टुवर्ड्स दिस रीन्यूएबल एनर्जी। तो इसमें आप देखो, सबसे पहला जो हम कंपैरिजन कर रहे हैं, हम ऑब्वियसली हम लोग कंपैरिजन करेंगे जो हमारे अभी सोर्सेज हम लोग यूज़ करते हैं, कन्वेंशनल। कन्वेंशनल का मतलब क्या होता है, जो अभी रिसेंट चल रहा है। लाइक कन्वेंशनल एनर्जी क्या है, अभी हम लोग पेट्रोलियम यूज़ करते हैं, ऑयल यूज़ कर रहे हैं, कोल को यूज़ कर रहे हैं। दिस इज ऑल कन्वेंशनल एनर्जी सोर्सेज। नॉन कन्वेंशनल जो बहुत कम यूज़ होते हैं, जो कन्वेंशन में नहीं है। तो हमारा जो कंपैरिजन है वो जो हमारे रीसेंट, फिर जो हम लोग अभी यूज़ कर रहे हैं वो एनर्जी सोर्सेज में, और रीन्यूएबल एनर्जी सोर्सेज में, क्योंकि हमें ये प्रूव करना है कि दीज रीन्यूएबल सोर्सेज आर much more better than these things, these non renewable energy sources। देखो, अभी सबसे पहला जो हमारा हम रीजनिंग है, इट्स रिलेटेड टू द कंसंट्रेशन ऑफ दीज टू सोर्सेस। आपको पता होगा, आपने ये सुना होगा कि जो अरेबियन पेनिनसुला है, इट इज़ नोन फॉर इट्स ऑयल रिजर्व्स। मैंने आप अगर नहीं भी पता है तो मैंने ही आपको ये पढ़ा है, क्योंकि और उसके लिए आप जो इसराइल हमास वॉर थी वाली जो वीडियो थी, उसमें आप जाके चेक कर सकते हो कि अरेबियन पेनिनसुला में मैंने आपको बताया है कि वो ऑयल हार्टलैंड बोलते हैं उसको। वहाँ पे बहुत ज़्यादा ऑयल रिजर्व्स मिलते हैं। अब यहाँ पर एक बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है आपके लिए। आप मुझे ये बताओ कि जो ऑयल है वो केवल अरेबियन पेनिनसुला या फिर जो कुछ और कंट्रीज हैं जैसे वेनेजुएला, वहीं पर ही क्यों मिलता है? वर्ल्ड में कहीं और क्यों नहीं मिलता? मतलब इतना ज़्यादा अमाउंट में। इंडिया में क्यों नहीं इतना ज़्यादा अमाउंट में ऑयल है? फॉसिल फ्यूल्स तो सब जगह पे थे। तो वो फॉसिल्स तो सब जगह पे थे, फिर फॉसिल फ्यूल में वो कन्वर्ट क्यों नहीं हुए? तो आप मुझे ये क्वेश्चन का आंसर बताओ। दिस इज़ वेरी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन, एंड आप इसको गूगल पे सर्च करो, एंड इफ़ यू नो द आंसर तो आप डायरेक्टली कमेंट भी कर सकते हो, और नहीं पता है तो गूगल पे एक बार चेक करके देन कमेंट योर आंसर। तो अभी हमारे पास क्या मैं आपको बता रही थी कि जो हमारे कन्वेंशनल सोर्सेज है जैसे ऑयल है, ठीक है, पेट्रोलियम, डीजल, ये सारे के सारे नेचुरल गैस है, वो अनइवनली कंसंट्रेटेड है। मतलब वर्ल्ड के कुछ पार्ट्स में आपको ऑयल रिजर्व्स मिलेंगे, सभी जगह पे ऑयल रिजर्व्स नहीं है। इंडिया में ऑयल रिजर्व्स हैं बट उतने अमाउंट में नहीं है जितने हमारे पूरे पॉपुलेशन को सस्टेन कर पाए। इसलिए जो हमारे अभी के जो कन्वेंशनल सोर्सेज हैं ऑफ एनर्जी, दीज आर अनइवनली कंसंट्रेटेड, दैट्स वाई हम लोग कह सकते हैं कि ये क्या करते हैं कि अब इसमें मोनोपोली हो गई। क्योंकि जो अरेबियन पेनिनसुला में जो कंट्रीज हैं, सऊदी अरेबिया है, उनके पास तो एक लेवरेज है कि उनके पास ऑयल है, लोग उनसे ऑयल खरीदेंगे, तो उनके पास जो एक इकोनॉमिक बेनिफिट है वो भी है। ठीक है, तो बाकी कंट्रीज जो है उनके लिए बहुत ज़्यादा एक वोलेटाइल कंडीशन बन जाती है। जैसे अभी आपने देखा होगा कि इसराइल हमास वॉर जब स्टार्ट हुई थी, तो जो ऑयल प्राइसेस हैं वो इंक्रीज हो गए थे। देन ऑयल से रिलेटेड कितनी सारी प्रॉब्लम्स होती हैं कि ऑयल प्राइसेस बढ़ रहे हैं, देन ऑयल प्राइसेस में वॉलेटिलिटी रहती है, चेंजेस आते रहते हैं। देन बहुत सारे पायरेट्स अटैक करते हैं ऑयल जो कंटेनिंग वेसल्स होती हैं। तो ये जो ऑयल है वो क्या एक मेन प्रॉब्लम बन चुकी है, क्योंकि जो लोग इसको कंट्रोल करते हैं, जिनके पास ये है, जहाँ पे इसके रिजर्व्स हैं, दे आर ऑब्वियसली वो एक लेवरेज उनके पास है। उनके पास एक एज है कि उनके पास ऑयल रिजर्व्स हैं, एंड वो जो है वो मार्केट को कंट्रोल कर सकते हैं। तो वो ये जो प्रॉब्लम है, इससे बचने के लिए अब हम क्या कह सकते हैं कि जो वर्ल्ड है इज नाउ इट्स नाउ एनर्जी डिपेंडेंट। हम दूसरी कंट्रीज के ऊपर डिपेंडेंट है फॉर आर एनर्जी रिक्वायरमेंट्स। एंड ये मुझे बताने की ज़रूरत नहीं है कि एनर्जी कितनी इंपॉर्टेंट है। अभी आपने देखा होगा कि इलेक्ट्रिसिटी के बिना आप नहीं रह पाओगे। अगर आप इलेक्ट्रिसिटी नहीं होगी तो यू कैनॉट सर्वाइव। तो जो एनर्जी है उसके बिना हम नहीं रह सकते हैं, एंड एनर्जी के लिए हमें डिपेंडेंट रहना पड़ रहा है दूसरे कंट्रीज पर। इट मीन्स वी आर एनर्जी डिपेंडेंट। एंड हम जब हम किसी पे भी डिपेंडेंट होते हैं तो वो कुछ ना कुछ तो फ़ायदा उठाते हैं हमारा। इसलिए हर कोई कंट्री चाहती है कि वो एनर्जी इंडिपेंडेंट हो। ठीक है, एंड एनर्जी इंडिपेंडेंट होने के लिए वी हैव एन ऑप्शन विच इज़ रीन्यूएबल एनर्जी। अब मुझे आप बताओ, क्या जो सन है क्या वो केवल अरेबियन पेनिनसुला में निकलता है? क्या विंड जो है वो केवल कुछ ही पार्ट्स में ब्लो करती है?
देखो अमाउंट क्या है वो वेरी कर सकता है। लाइक अब मुझे आप यहाँ पे रीजनिंग बोल सकते हो कि पोलर जो एरियाज हैं वहाँ पे तो सन बहुत टाइम में निकलता है, लाइक 6 मंथ्स गैप। बट क्या ऐसा है कि वहाँ पे कभी सन निकलेगा ही नहीं? तो वो जो सन एनर्जी है, मे बी उसकी जो अमाउंट है, इंटेंसिटी है, वो वेरी कर सकती है, बट ऐसा नहीं है कि वो अनइवनली कंसंट्रेटेड है। मतलब ऐसा नहीं है कि कहीं कहीं पे आपको केवल सन एनर्जी मिलेगी। अच्छा सन एनर्जी छोड़ दो, दूसरे जो एनर्जी सोर्सेज है, रीन्यूएबल एनर्जी सोर्सेज है, वो तो सब जगह पे मिलते हैं। लाइक 5 सोर्सेज आर देयर, अगर एक आपको नहीं मिल रहा है तो दूसरा मिलेगा, तीसरा मिलेगा। ऑप्शंस आर देयर ना। अगर हमारे पास ऑयल जो है उसके पास, हमारे पास कोई ऑप्शन नहीं है, इन्हीं कंट्रीज के पास में मिल रहा है, तो हम लोग उनके ऊपर डिपेंडेंट हैं। बट जो अगर हम लोग रीन्यूएबल एनर्जी को यूज़ कर रहे हैं तो वी बिकम एनर्जी इंडिपेंडेंट। एंड हमेशा से मैंने आपको बताया है कि इंडिपेंडेंस जब हमें मिलती है तो इट मीन्स हम लोग अपने जो डिसीजंस हैं हम उनको ईजिली ले पाएंगे, हम किसी और पे डिपेंडेंट नहीं रहेंगे। जो यूएसए है वो हमें सैंक्शन कर रहा है, वाई? बिकॉज रशिया से हम लोग ऑयल बाय कर रहे हैं। तो ये क्या तरीका है? लाइक ऑयल जो है वो क्या बन चुका है, एक पॉइंट ऑफ लाइक एक बोन ऑफ कंटेंशन बन चुका है बिटवीन कंट्रीज। आप किसी पे भी सैंक्शन लगा सकते हो। अगर ईरान से कोई ऑयल बाई कर रहा है तो उसके ऊपर सैंक्शंस हैं। तो व्हाट ऑल दीज थिंग्स रिलेट टू कि हम लोग अगर डिपेंडेंट रहेंगे किसी और कंट्री पे तो इन फ्यूचर, या फिर अभी चल ही रहा है एक्चुअली, इन फ्यूचर क्या, हमें जो बाकी लोग हैं उनके डिसीजन मेकिंग पे डिपेंडेंट रहना पड़ेगा। तो अगर हम लोग एनर्जी इंडिपेंडेंट होते तो फिर हमें कोई ज़रूरत ही नहीं थी यूएसए की किसी सैंक्शन के बारे में बात करने की। नेक्स्ट थिंग इज, जिससे हम लोग ये प्रूव कर पाएंगे कि रीन्यूएबल एनर्जी इज़ अ बेटर सोर्स देन नॉन रीन्यूएबल एनर्जी, इज पोल्यूशन। आपको ये मैंने स्टार्टिंग में बताया था कि जो ये रीन्यूएबल एनर्जी सोर्सेज होते हैं, दीज आर इको फ्रेंडली, क्योंकि ये पोल्यूशन क्रिएट नहीं करते हैं। दूसरी साइड में है नॉन रीन्यूएबल एनर्जी सोर्सेज जस्ट लाइक कोल एंड नेचुरल गैस, पेट्रोलियम। ये जो ये हैं ये कार्बन हाइड्रोजन बेस्ड है, मतलब दीज आर हाइड्रोकार्बन्स। एंड हाइड्रोकार्बन्स को जब बर्न किया जाता है ऑक्सीजन के साथ में, लाइक दिस इज कम्बशन, तो यहाँ पर जो CO2 प्रोड्यूस होती है, ठीक है, एंड CO2 इज GHG विच इज ग्रीन हाउस गैस। ग्रीन हाउस गैस से क्या होता है, एक ब्लैंकेट क्रिएट होता है जो कि अर्थ की जो हीट है उसको ट्रैप कर लेता है, जिसकी वजह से जो ग्लोबल टेम्परेचर्स हैं वो राइज हो रहे हैं। सो दिस इज द फिनोमेना थ्रू विच यू कैन से कि ये जो फिनोमेना है ग्रीन हाउस गैस वाला एंड दिस CO2, नॉट जस्ट CO2 इज प्रोड्यूस्ड, जो बाकी चीज़ें हैं लाइक सल्फर डाइऑक्साइड, हम इसको बोलते हैं सॉक्स एंड नॉक्स। जो सल्फर एंड नाइट्रोजन की जो ऑक्साइड्स हैं उनसे भी पोल्यूशन, दीज आर पोल्यूशन क्रिएटिंग गैसेस, एंड ये भी इन फॉसिल फ्यूल्स की वजह से ही प्रोड्यूस होते हैं। जब हम फॉसिल फ्यूल्स को बर्न करते हैं, देखो फॉसिल फ्यूल में केवल कार्बन हाइड्रोजन तो है, बट उसके साथ में कभी कभी इम्प्योरिटीज आ जाती हैं जो कि सल्फर एंड नाइट्रोजन बेस्ड होती हैं। तो ये जो है इनकी वजह से CO2 प्रोड्यूस होती है, साथ में सॉक्स एंड नॉक्स, दीज आर प्रोड्यूस्ड, एंड दीज आर अगैन द पोल्यूटिंग गैसेस। ठीक है, तो जो फॉसिल फ्यूल्स हैं या फिर जो नॉन रिन्यूएबल एनर्जी सोर्सेज हैं, दीज आर कॉजिंग पोल्यूशन, एंड उसकी वजह से हम लोग जो एक हमारे पास नेक्स्ट जो सोर्स है जिसको हम अल्टरनेट सोर्स मान सकते हैं, विच इज रीन्यूएबल एनर्जी सोर्स, एंड ये नियर जीरो एमिशंस कॉज करता है, प्रोड्यूस करता है। वाई आई एम सेइंग नियर जीरो, क्योंकि देखो अगर आपको एक सोलर पावर प्लांट को इंस्टॉल करना है तो उसकी इंस्टॉलेशन में मे बी आपने कोई कार्बन फुटप्रिंट छोड़ दिया होगा, ठीक है, आपने कुछ कार्बन प्रोड्यूस कर दिया होगा। बट अगर आपने एक बार सन से जो आप एनर्जी आप ड्राइव करोगे, इलेक्ट्रिसिटी आप बनाओगे, तो उसमें जो आप क्या सन कोई CO2 रिलीज करता है? सन से कभी CO2 रिलीज नहीं होती है। विंड, आप जब विंड से एनर्जी बनाओगे तो उसमें कोई CO2 रिलीज नहीं होगी, कोई भी पोल्यूशन जो है वो क्रिएट नहीं होगा। तो दैट्स वाई हम कह रहे हैं कि नियर जीरो एमिशंस है यहाँ पे। इंस्टॉलेशन के टाइम पे हो सकता है कि जो कार्बन फुटप्रिंट है विल बी देयर, बट जो उसके बाद में इंस्टॉलेशन हो जाती है, जो उसकी ऑपरेशन स्टार्ट होता है, ऑपरेटिंग टाइम पे जो एमिशंस हैं दे आर नियर जीरो। ओके, लेट्स मूव फॉरवर्ड। अब हमारी थर्ड जो पॉइंट है विच इज कॉस्ट। ठीक है, अभी हमने 2 इंपॉर्टेंट पॉइंट्स डिस्कस कर लिए हैं। फर्स्ट इज योर सप्लाई, ये जो है ये अनइवनली कंसंट्रेटेड है, विच नॉन रिन्यूएबल
एनर्जी सोर्सेज, वाइल ये जो है रीन्यूएबल एनर्जी सोर्सेज दे आर वाइडली डिस्ट्रीब्यूटेड। देन हमने पढ़ा पॉल्यूशन, नॉन रीन्यूएबल पॉल्यूशन को कॉज करते हैं, रीन्यूएबल पॉल्यूशन कॉज नहीं करते हैं, दे हैव नियर जीरो एमिशंस। ठीक है, उसके बाद में थर्ड पॉइंट इज कॉस्ट, विच इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर एनी कंट्री, क्योंकि एनर्जी जो है वो एक बहुत बड़ा सेक्टर है जहाँ पर किसी भी कंट्री में जो अमाउंट है, फिर जो मनी है वो स्पेंड होती है। इंडिया में जो एनर्जी कंजप्शन है, एनर्जी डिमांड है, वो बहुत ज़्यादा है, और उसको पूरा करने के लिए जो हमारी गवर्नमेंट है वो ऑयल बाय करती है। ठीक है, इलेक्ट्रिसिटी हम लोग जो गवर्नमेंट है वो प्रोड्यूस करती है। तो एनर्जी के लिए हमें कॉस्ट एफिशिएंसी बहुत ज़रूरी है, क्योंकि एनर्जी इज़ जस्ट लाइक फूड। हमें फूड के बिना जैसे हम लोग नहीं रह सकते हैं, वैसे ही एनर्जी के बिना भी हम लोग ज़्यादा टाइम तक सर्वाइव नहीं कर सकते हैं। मतलब सर्वाइव करने का मतलब जो हम लोग अभी लाइफ जी रहे हैं वो नहीं जी पाएंगे अगर एनर्जी नहीं होगी तो। ठीक है, तो ये जो एनर्जी है उसके लिए हमें कॉस्ट एफिशिएंसी बहुत ज़रूरी है। अगर हमारी जो एनर्जी सोर्स है वो बहुत हमारे लिए ज़्यादा कॉस्टली होगा, तो उसको अफोर्ड नहीं कर पाएंगे, एंड जो हमें एक स्टैंडर्ड लिविंग जिसके हम लोग सोचते हैं वो हमें नहीं मिल पाएगी। तो इसलिए कॉस्ट एफिशिएंसी इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, एंड यहाँ पर अगैन जो रीन्यूएबल एनर्जी सोर्सेज हैं दे आर वेरी मच कॉस्ट एफिशिएंट। ठीक है, इसलिए आप इजीली बता सकते हो कि जो नॉन रीन्यूएबल सोर्सेज हैं वो उनमें बहुत ज़्यादा वो लोग कॉस्टली होते हैं। ऑयल जो उसके प्राइसेस बढ़ते ही जा रहे हैं। ठीक है, अब ऑयल के प्राइसेस बढ़ते जा रहे हैं क्योंकि उसकी जो एक कैपेसिटी थी, मतलब ऑयल मैंने आपको बताया था एक पर्टिकुलर अमाउंट में नीचे अर्थ में प्रेजेंट है, रिजर्व्स जो हैं। अब जैसे ही उसकी जो कैपेसिटी है, जो उसका टोटल अमाउंट है वो रिड्यूस होता जा रहा है, तो उसकी जो डिमांड है वो भी डिमांड तो ऑब्वियसली इंक्रीज होगी। हर ईयर जो एनर्जी कंजप्शन है वो ज़्यादा से ज़्यादा होता जा रहा है, डिमांड इंक्रीज हो रही है, साथ में प्राइस भी इंक्रीज हो रहा है। तो ऑयल में जो प्राइस वॉलेटिलिटी है इट्स वेरी मच हाई, एंड इसके जो देखो यहाँ पे मैंने लिखा हुआ है दिस इज फॉर नॉन रीन्यूएबल एनर्जी। ठीक है, तो यहाँ पे जो फ्यूल कॉस्ट है इट्स हाई एंड वॉलेटाइल, वाइल जो टोटल कॉस्ट है, ठीक है, इट्स इंक्रीजिंग। वाई? बिकॉज जो हमारे नॉन रीन्यूएबल एनर्जी सोर्सेज हैं दे आर फॉसिल फ्यूल बेस्ड एंड दे आर एग्जॉस्टिंग एट अ वेरी फास्ट पेस। ठीक है, उसके बाद में हमारे पास सेकेंड है रीन्यूएबल एनर्जी। अब इसमें ऑपरेटिंग कॉस्ट जो है इट इज़ नियर ज़ीरो। ऑपरेटिंग कॉस्ट से क्या मतलब है कि आपने इंस्टॉल कर दिया, एक बार इंस्टॉलेशन में एक्चुअली आपको मनी इन्वेस्टमेंट लगाना पड़ेगा। ऐसा तो नहीं है कि आपको फ्री में आपको सोलर पावर प्लांट्स मिल रहे हैं, या फिर जो आप सोलर पैनल्स इंस्टॉल करते हो वो फ्री में नहीं होते हैं, उनके लिए आपको इनिशियल इन्वेस्टमेंट की ज़रूरत है। बट उसके बाद में जब आपने एक बार उनको इंस्टॉल कर दिया देन ऑपरेटिंग कॉस्ट इज़ वेरी लो। ठीक है, आपको हर बार जैसे आप पेट्रोल खरीदने के लिए आपको हर बार पैसे देने पड़ रहे हैं, बट सन से जब आप एनर्जी लोगे, सन से जो आप इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करोगे उसके लिए सन को आपको पैसे देने की ज़रूरत नहीं है, सन आपसे पैसे नहीं लेगा। ठीक है, अब इसकी जो टोटल कॉस्ट है, टोटल कॉस्ट रेपिडली डिक्रीज हो रही है। वाई? क्योंकि अब मैंने आपको पहले ही बताया था कि रीन्यूएबल एनर्जी सोर्सेज जो हैं वो लोग ज़्यादा प्रेफर कर रहे हैं, क्योंकि इसकी जो ऑपरेटिंग कॉस्ट है वो लो है। तो इसमें क्या है, अभी जो टेक्नोलॉजी है वो इसको बहुत ज़्यादा एडवांस बना रही है। लाइक अगर मैं पहले जो सोलर पैनल्स हैं उनसे कुछ ही अमाउंट में एनर्जी डिराइव कर पाती थी, बट अभी जो टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट्स हैं उनकी वजह से मैं ज़्यादा अमाउंट में एनर्जी को डिराइव भी कर रही हूँ, साथ में स्टोर भी कर पा रही हूँ। तो एक तरह से जो इनकी जो टोटल कॉस्ट है वो डिक्रीज हो रही है ड्यू टू टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट्स। ओके, सो दीज थ्री थिंग्स आर वेरी इंपॉर्टेंट। अगर आपको रीजनिंग देनी है, रीजंस प्रोवाइड करने हैं कि वाई रीन्यूएबल एनर्जी इज गुड देन दिस नॉन रीन्यूएबल एनर्जी, एंड मैंने इसको बहुत डिटेल में समझा दिया है। आई डोंट नो कि आपको ये कितना समझ में आया है, बट जितना मैं समझा सकती थी मैंने समझाया इसको। देन कम्स आर इम्पॉर्टेंट सेक्शन विच इज टाइप्स ऑफ रीन्यूएबल एनर्जी सोर्सेस। ठीक है, रीन्यूएबल एनर्जी मैंने आपको बहुत देर से बोलने लग रही हूँ सन के बारे में, बट नॉट जस्ट सन इज देयर इन रीन्यूएबल एनर्जी, अदर फोर थिंग्स आर ऑल्सो देयर। देखो, सबसे पहले सोलर एनर्जी जिनके बारे में मैंने बता चुका है, देन विंड एनर्जी,
दिस इज जियोथर्मल एनर्जी। दिस इज हाइड्रो एनर्जी। एंड दिस इज बायो एनर्जी या फिर बायोमास जो बेस्ड होती है। इनके बारे में थोड़ा थोड़ा मैं आपको बता देती हूँ, लाइक हम इनसे इलेक्ट्रिसिटी कैसे प्रोड्यूस करते हैं। सोलर एनर्जी के लिए देखो, सोलर सन से जो लाइट आ रही है उस वो जो इस सोलर पैनल पे पड़ती है, यहाँ पे फिर फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट होता है जिसकी वजह से जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो बाहर जाते हैं, फिर उससे इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस होती है। सो ये आप मतलब इसको इतना डिटेल में मत पढ़ो, बट फिर भी आपको थोड़ा पता होना चाहिए कि सोलर एनर्जी हम लोग कैसे, लाइक वाई वी आर यूजिंग दी सोलर पैनल्स। तो ये क्या है, सेमीकंडक्टर बेस्ड होते हैं। तो यहाँ पर सोलर लाइट जो है, सोलर एनर्जी जो है, उसको हम यूज़ कर रहे हैं टू प्रोड्यूस इलेक्ट्रिसिटी। ठीक है। देन विंड मिल्स। ये जो विंड मिल्स हैं, अब जब हवा चलती है तो ये विंड मिल ही रोटेट होगी। ठीक है। ये जो इसकी रोटेशन है उसकी वजह से इनसे एक टरबाइन कनेक्टेड होती है। ये जो टरबाइन है ये रोटेट होती है, एंड टरबाइन जब रोटेट होगी तो इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस होगी। सो दिस इज द होल फिनोमेना। देन जियोथर्मल एनर्जी। आपको पता है कि जो अर्थ है, अर्थ में क्रस्ट के नीचे देयर इज अ लेयर विच इज नोन एज एस्थेनोस्फेयर, जहाँ पे लावा जो है वो मॉल्टन फॉर्म में प्रेजेंट है। एंड उस लावा की वजह से देयर इज हीट, मतलब हमें वहाँ से हीट मिलती है। अगर हम इस हीट के ऊपर एक रिजर्वेयर बना दें, जैसे यहाँ पे बना रखा है ये, ठीक है, हम जो ये हीट है अगर हम इसके जस्ट ऊपर एक रिजर्वेयर बनाएं, एंड उससे जो ये वाटर है वो क्या होगा, गर्म होगा। एंड गर्म होने के बाद में जो यहाँ से हम लोग डायरेक्ट स्टीम लेंगे। स्टीम जो है वो हाई प्रेशर के साथ में टरबाइन को रोटेट करेगी, एंड टरबाइन से फिर इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस हो जाएगी। सो दिस इज सिंपल। देन हाइड्रो एनर्जी। अब डैम्स क्यों बनाते हैं हम लोग? जो रिवर वाटर है, अगर आप उसको एक हाइट पे स्टोर कर लोगे, ठीक है, एंड देन आप उसको नीचे गिराओगे, जैसे अभी यहाँ से वाटर नीचे गिर रहा है, यहाँ पे आप एक टरबाइन लगा दो, तो इस जो वाटर है उसकी जो एनर्जी है, जो वो पोटेंशियल एनर्जी है, वो क्या हो जाएगी, इसमें काइनेटिक एनर्जी में चेंज हो जाएगी, इनको इसको रोटेट करेगी। ठीक है। तो यहाँ पे टरबाइन रोटेट होगी, एंड टरबाइन रोटेट होगी, उसके बाद में इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस हो जाएगी। सो दिस इज सिंपल फिनोमेना बिहाइंड दीज हाइड्रो एनर्जी या फिर हाइड्रो पावर प्लांट्स। देखो इसमें बहुत कुछ है पढ़ने के लिए, बट आपको इतना कुछ नहीं पढ़ना है। सिंपल ध्यान रखो कि क्या किस चीज़ के पीछे कैसे कैसे इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस होती है, क्या फिनोमेना है। देन इज बायो एनर्जी। अब बायो एनर्जी में वी आर यूजिंग बायोमास। बायोमास मतलब लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं, हम उनके लाइक डेड एंड डिकेड जो लिविंग ऑर्गेनिज्म है, सिंपली उनसे हम क्या बनाते हैं, बायोगैस बनाते हैं। आपको पता होगा, गोबर गैस भी बोलते हैं, गोबर गैस प्लांट्स होते हैं। तो उनसे क्या कर रहे हैं हम लोग, डायरेक्टली CH4 प्रोड्यूस करवा लेते हैं, मीथेन। ठीक है। मीथेन को आप फ्यूल की तरह यूज़ कर सकते हो। अगैन ये जो है इसमें CO2 प्रोड्यूस होगी, तो ये क्या है, एक रीन्यूएबल एनर्जी में हम इसको एज सच कंसिडर नहीं करेंगे। ठीक है। ये एक सोर्स है, गुड सोर्स है, अगैन अल्टरनेट सोर्स है फॉर नॉन रिन्यूएबल एनर्जी सोर्सेज। बट हमारे लिए इतना मतलब CO2 इसे प्रोड्यूस तो होती है बट उतने अमाउंट में नहीं हो रही है, एंड ये क्या है, हम इसको यूज़ कर सकते हैं एज एन अल्टरनेट सोर्स। ठीक है। नेक्स्ट इज वेरी इंपॉर्टेंट थिंग, एंड आप इसको कहीं पर भी लिख लो, एंड आप इसके नोट्स बना लो, इसको रिवाइज करो कि आपको जो एनर्जी डेटा है, जो इंडियन एनर्जी डेटा है, वो कंजप्शन जो है वो आपको पता होना चाहिए। सबसे पहली बात, जो हमारी, मैंने ये जो रिपोर्ट है वो PIB से ली है, तो इट्स एन ऑथेंटिक रिपोर्ट, ऑथेंटिक डेटा, आप यूज़ कर सकते हो। देखो अभी ये जो बता रहा है, दिस इज 475 गीगावाट। दिस इज इंस्टॉल्ड कैपेसिटी, इंस्टॉल्ड पावर कैपेसिटी। ये क्या टर्म्स है मैं समझा देती हूँ। देखो इंस्टॉल्ड पावर कैपेसिटी क्या होती है, आपके पास सपोज आपकी कंट्री में 10 पावर प्लांट्स हैं, पावर प्लांट्स जिनसे इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस हो रही है। अब ये जो पावर प्लांट्स हैं ये मिलके 100 गीगावाट एनर्जी प्रोड्यूस करते हैं। ये उनकी फुल कैपेसिटी है, मतलब कितना वो प्रोड्यूस कर सकते हैं। बट डेली ऐसा नहीं होता है, डेली आप 100 गीगावाट थोड़ी यूज़ करोगे। कभी आपकी डिमांड कम भी है, कभी आप 80 गीगावाट यूज़ कर रहे हो, कभी आप 100 से ज़्यादा यूज़ कर ले रहे हो, 120। जैसे सर्दियों में क्या है, थोड़ा एनर्जी कंजप्शन कम होता है, तो वहाँ पे कम हो गया। देन 120 गर्मियों में ज़्यादा हो गया। तो दिस इंस्टॉल्ड पावर कैपेसिटी इज़ द एक्चुअल रियल कैपेसिटी, जो अगर हम अपने सारे पावर प्लांट्स को रन कर देंगे 24/7, तो उनसे जो पावर प्रोड्यूस होगी विच इज़ आर
रियल पावर एंड जो इंस्टॉल्ड पावर कैपेसिटी है हमारी। तो इंडिया में जितने भी पावर प्लांट्स हैं उनसे जो हमारी एक्चुअल कैपेसिटी है इट इज़ 475 गीगावाट। मतलब इतनी एनर्जी हम लोग कंबाइंडली प्रोड्यूस कर सकते हैं इन इंडिया। एंड दिस डेटा इज ऑफ 2015-16 ईयर। हम आप देखो कितना बड़ा एनर्जी राइज हुआ है। लाइक हमारी जो डिमांड है, एनर्जी जो डिमांड है वो कितनी ज़्यादा इंक्रीज हो गई है। मैंने आपको ऑलरेडी बता चुका है कि एनर्जी इज जस्ट लाइक अ फूड। आप इसकी जो डिमांड है वो बढ़ती जाएगी, पॉपुलेशन इंक्रीज होगी, टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट्स होंगे, तो एनर्जी की डिमांड जो है वो इंक्रीज होती रहेगी। अभी 475 गीगावाट हमें एनर्जी लाइक पर ईयर हमें चाहिए। सॉरी 475 हम लोग प्रोड्यूस कर पा रहे हैं। दिस इज आई एम रियली सॉरी, दिस इज नॉट फॉर एनर्जी डिमांड, दिस इज द पावर कैपेसिटी। मतलब एक तरह से कहने का मतलब ये है कि पावर कैपेसिटी हम लोग कब बढ़ा रहे हैं, जब हमारी डिमांड्स बढ़ रही हैं। ठीक है, पहले 305 हमारी पावर कैपेसिटी थी गीगावाट, अभी हम लोगों ने 475 इंक्रीज कर दिया। इट मीन्स हमारी डिमांड भी तो बढ़ी है ना। तो कैपेसिटी हैज इंक्रीज, डिमांड पहले इंक्रीज हुई है, उसके बाद में कैपेसिटी इंक्रीज कर दी हमने। अब हम चाहते हैं कि जो हमारे जितने भी कंट्री में जितने भी लोग रह रहे हैं हम उन तक इलेक्ट्रिसिटी को पहुंचा पाएँ, उनकी जो पावर डिमांड्स हैं, एनर्जी डिमांड्स हम उनको पूरा कर पाएँ। तो हेयर व्हाट्स द सिंपल थिंग, क्या आपको पता होना चाहिए कि जो हमारी करंट इंस्टॉल्ड पावर कैपेसिटी है इट्स 475 गीगावाट। इतनी हमारे पास एनर्जी कैपेसिटी, इतनी एनर्जी हम लोग प्रोड्यूस कर सकते हैं इन इंडिया। ओके, अभी देखो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट डेटा फॉर रीन्यूएबल एनर्जी। सी, हमारी जो 2014 में हम लोग कितनी रीन्यूएबल एनर्जी प्रोड्यूस कर पाते थे, इट इज, एक मिनट कलर चेंज, हाँ दिस इज 76 गीगावाट हम लोग 2014 में प्रोड्यूस कर पाते थे। बट उसके बाद में आप मतलब यहाँ पर जो सर्ज है उसको आप देख लो एक बार, 76 से 227, मतलब कितना ह्यूज डिफरेंस है। इन ईयर्स में अप्रॉक्स 10 ईयर्स में कितना कुछ चेंज हो गया है कि जो लोग हैं वो रीन्यूएबल एनर्जी है उसकी तरफ कितना ज़्यादा मूव कर रहे हैं, एंड हाउ गवर्नमेंट इज चेंजिंग द लैंडस्केप। जो एनर्जी लैंडस्केप है उसको कम्प्लीटली चेंज कर दिया जा रहा है। एंड अभी आप पढ़ोगे इंडिया के बारे में कि हम लोगों ने कितना ज़्यादा डेवलपमेंट किया है इन दिस रीन्यूएबल एनर्जी सेक्टर। दिस 227 इज द रीन्यूएबल एनर्जी ग्रोथ नंबर, कि हम लोग कितनी पावर रीन्यूएबल एनर्जी से जनरेट कर रहे हैं। दिस इज 227 गीगावाट। एंड अगैन ये क्या है, ये जो इंस्टॉल्ड पावर कैपेसिटी है वो है कि मतलब हमारे जो रीन्यूएबल एनर्जी प्लांट्स हैं उनसे हम लोग कितनी एनर्जी प्रोड्यूस कर पाएंगे। सो दिस इज 227 गीगावाट। मतलब जो 476 है गीगावाट है वो टोटल है। ठीक है, उसमें से 227 तो रीन्यूएबल एनर्जी से आ रहा है और बाकी किससे आ रहा होगा फिर, नॉन रीन्यूएबल। अब ये जो चीज़ें इनको ध्यान रखना। इंडिया जो है उसकी ग्लोबल रैंक 4th है जब हम बात करते हैं रीन्यूएबल एनर्जी इंस्टॉल्ड कैपेसिटी की। मतलब जो 227 गीगावाट है दिस इज द 4th इन रो व्हेन इट कम्स टू अदर कंट्रीज। लाइक हम जो एक लिस्ट निकालते हैं कि किसके पास कितनी एनर्जी है, रीन्यूएबल एनर्जी है, कैपेसिटी है, तो उसके लिए इंडिया इज अगेन लीडर, हम लोग 4th नंबर पे हैं। ठीक है, फिर जो विंड पावर है उसमें हमारी रैंक 4th है, सोलर पावर में 3rd। सो कीप दीज नंबर्स इन योर माइंड कि हमारी रैंक क्या है, हमारी इंस्टॉल्ड कैपेसिटी कितनी है 227। ये नंबर्स ध्यान रखना इजी है। 476 गीगावाट इज आर टोटल कैपेसिटी, उसमें से 227 इज आर रीन्यूएबल एनर्जी कैपेसिटी। ठीक है, एंड उसके इसके बेसिस पे 227 के बेसिस पे हमारी जो ग्लोबल रैंक है इट्स 4th इन वर्ल्ड। ओके, अभी मैंने जस्ट आपको बताया कि हमारी जो टोटल कैपेसिटी है इट्स 475 या फिर 476, मतलब इट्स वेरिएबल, इंक्रीज हो जाती है। तो अभी 476 या 475 आप इसको लेके चल सकते हो। तो यहाँ पर अभी हमने जो डिस्कस किया था दिस 227 नंबर, ठीक है, ये हमने क्या लाइक हमने एक अप्रॉक्सीमेट नंबर ले लिया है। बट जो हमारे रियल डेटा जो पीआईबी में दिया हुआ था उसमें ये था कि 235, मतलब 476 का 235.7 गीगावाट जो है, यानी 49%, 476 का ये 49% है दिस नंबर। वो कहाँ से आ रहा है, रीन्यूएबल एनर्जी सोर्सेज से आ रहा है। ठीक है, तो हमारी जो एनर्जी है
इट्स अप्रॉक्सीमेटली, जो हम लोग एनर्जी कैपेसिटी है हमारी, मतलब हम लोग जितनी भी एनर्जी प्रोड्यूस करते हैं उसमें से अप्रॉक्सीमेटली 50% कम्स फ्रॉम रिन्यूएबल एनर्जी एंड अप्रॉक्सीमेटली 50% कम्स फ्रॉम नॉन रिन्यूएबल एनर्जी। एंड दिस इज अ मेजर थिंग कि आपने जो अपना रिन्यूएबल एनर्जी सोर्स का जो बेस है उसको इतना ज़्यादा इंक्रीज कर लिया है कि अभी जो आपकी कंट्री में एनर्जी कैपेसिटी है उसका 50% रिन्यूएबल एनर्जी से आपको आ रहा है। ठीक है, अगेन दीज नंबर्स आर वेरी इंपॉर्टेंट, आप इनको ध्यान रखो। ठीक है, एंड लाइक यहाँ पे भी अगेन इसको फर्दर डिवाइड किया हुआ है कि जो नॉन फॉसिल फ्यूल है उसमें न्यूक्लियर एनर्जी भी आती है। ठीक है, न्यूक्लियर एनर्जी, अब ये बहुत ज़्यादा हो जाएगा कि मैं आपको न्यूक्लियर एनर्जी भी समझाऊँ। ठीक है, तो यहाँ पे ये जो मेन नंबर इसको ध्यान रखो, नॉट दीज टू, नॉट एज मच इम्पॉर्टेंट। ठीक है, फिर उसके बाद में क्या बचा, हमने ये पढ़ लिया कि रीन्यूएबल एनर्जी की जो अमाउंट है इट इज दिस 235.7 गीगावाट, एंड जो 240 गीगावाट है या फिर जो 50.52% है, दिस इज फ्रॉम थर्मल पावर। थर्मल पावर अगेन मैंने आपको ध्यान होगा, दिस इज कोल बेस्ड पावर, कोल से हमें हीट मिलती है एंड हीट को हम लोग यूज करते हैं टू मेक स्टीम। ठीक है, एंड स्टीम से इलेक्ट्रिसिटी बनती है। तो दिस इज द होल थिंग कि हमारे पास 476 टोटल कैपेसिटी है गीगावाट, उसमें से 235 हमारे पास या फिर 49% रीन्यूएबल एनर्जी है एंड 240 इज नॉन रिन्यूएबल या फिर थर्मल पावर जो बोल सकते हैं। इसको नॉन रिन्यूएबल बोल सकते हो, इसको रिन्यूएबल बोल सकते हो। ठीक है, सिंपल टर्म्स में अगर आप यूज करो, एंड ये इसका जो अमाउंट है इट इज 50.52% एंड अगेन 240 गीगावाट। ओके, सो दिस इज द सिंपल थिंग, एंड मुझे पता है कि आपको ये डेटा याद रहेगा। ये बहुत इजी डेटा है, मैंने समझाने के लिए इतना कुछ आपको बताया है, बाकी याद तो आपको इतना ही करना है, 3-4 पॉइंट याद रखना है। ठीक है, अभी हम लोग फाइनली अपने फाइनल फेज पे आ गए हैं जहाँ पे हमें बताना है कि जो हमारी रिन्यूएबल एनर्जी है उससे रिलेटेड अगर कोई प्लान्स हैं, पॉलिसीज़ हैं, गवर्नमेंट ने जो इंट्रोड्यूस किए वो हैं, तो उनमें क्या-क्या हमें पढ़ना है एंड कितने लिमिट तक हमें पढ़ना है। ओके, अब देखो सबसे इम्पोर्टेंट हमारे लिए जो एक चीज़ समझने के लिए है, वो हमेशा आप लोग सुनते होंगे कि कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज़ का जो अभी सेशन है, अभी 30 होगा, COP 30 होगा नवंबर में 2035 में, 2025 में COP 30 होने वाला है। कहाँ पे? इट्स इन ब्राज़ील, बेलेम। तो ये आपने हमेशा सुना होगा, बट ये COP होती क्या है? दिस इज कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज। ठीक है, कॉन्फ्रेंस हो रही है पार्टीज की। अब पार्टीज कौन है? पार्टीज कंट्री है एंड ये एनुअली होती है। ठीक है, एंड ये क्यों ऐसा, किसने बोला है कि इनको आप ये कॉन्फ्रेंस करो? क्या कोई ट्रीटी है क्या? ये लोग को कोई मतलब ऐसा कुछ साइन किया हुआ है, कुछ रेटिफाई किया हुआ है? सो दिस इज होल स्टोरी जो स्टार्ट होती है 1992 में जब अर्थ समिट हुआ था। देखो ये आपके जनरल नॉलेज के लिए, लाइक अगर आपको ये पता है तो इट्स ओके, नहीं पता है तो आप थोड़ा सुन लो। अर्थ समिट में एक ट्रीटी साइन हुई थी, UNFCC जिसे हम बोलते हैं। दिस इज यूनाइटेड नेशन फ्रेमवर्क कन्वेंशन फॉर क्लाइमेट चेंज। ठीक है, तो इसमें क्या हुआ था कि लाइक कंट्रीज ने रेटिफाई किया था कि वो क्लाइमेट एक्शन के लिए ध्यान देंगी, एंड इसमें जो टॉप डिसीजन मेकिंग बॉडी है, लाइक UNFCC एक ट्रीटी है, उसके अंदर जो टॉप डिसीजन मेकिंग बॉडी है जो डिसीजन लेती है कि क्लाइमेट प्रोग्रेस कैसी चल रही है या फिर क्या चेंजेस हमें लाने हैं, क्या प्रोग्रेस हमें करनी है, तो वो सब डिसीजन कौन लेता है? दिस कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज, दिस इज द टॉप डिसीजन मेकिंग बॉडी। एंड ये जो है इसकी एक मैंडेट है कि इसको एनुअली मीटिंग करनी है। अभी COP 30 होगी, इससे पहले 29 हुई थी। मुझे आप बताओ 29 कहाँ पर हुई थी? 30 जो है वो ब्राज़ील में होगी, बेलाम में। तो ये जो कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टी हर साल होती है, एंड ये इन्वायरमेंटल जो क्लाइमेट चेंज है, इन्वायरमेंटल इश्यूज हैं उनसे रिलेटेड है। एंड कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज अगेन बहुत इंपॉर्टेंट हो जाती है क्योंकि यहाँ पे जो वर्ल्ड में जितने भी कंट्रीज हैं जिन्होंने इसको रेटिफाई किया हुआ है, लाइक जो इसके सिग्नेटरीज हैं, वो लोग यहाँ पे मीट करते हैं, एंड जो वर्ल्ड में जितने भी क्लाइमेट एक्शन है जो जो लेना होता है वो यहाँ पे डिस्कस होता है। ठीक है, ये जो COPs आपको समझ में आई होंगी, UNFCC समझ में आई होगी। UNFCC जो क्या है वो पूरा का पूरा मेन क्राइटेरिया इन सबके पीछे है। उसके पीछे उसके बाद COPs होती हैं। 1992 में ये इसको
अर्थ समिट में रेटिफाई किया गया था। इट्स अ ट्रीटी। अच्छा ठीक है। तो उसके बाद में क्या हुआ था, देखो अभी जैसे सीओपीज चल रही थी, ठीक है, सीओपीज में एक सीओपी 21 एंड सीओपी 26, दीज आर टू इम्पॉर्टेंट सीओपीज। ये इससे इसके अंदर जब ये यहाँ पर सीओपी 21 हुआ था, तो जो कंट्रीज मिली थी, कंट्रीज ने जो कॉन्फ्रेंस वहाँ पे हुई थी, उसमें पेरिस एग्रीमेंट साइन हुआ था। अगेन ये आपने बहुत बार सुन लिया होगा कि पेरिस एग्रीमेंट के थ्रू हम ये करना चाहते हैं, वो करना चाहते हैं, ये उसका बेसिस है। तो ये पेरिस एग्रीमेंट क्या था? देन सीओपी 26, व्हाट इज इट? ये ग्लासगो में हुआ था, स्कॉटलैंड में, एंड ये 2021 का है, एंड दिस इज 2025, सॉरी 15, दिस इज 2015, दिस इज 2021। ये दोनों बहुत इंपॉर्टेंट सीओपीज हैं, क्योंकि यहाँ पर दो मेन डिस्कशंस हुए थे एंड दो एग्रीमेंट्स हम कह सकते हैं। एग्रीमेंट तो इसमें ही साइन हुआ था, इसमें अलग चीज़ हुई थी। तो पेरिस एग्रीमेंट में क्या है कि जो कंट्रीज हैं उनको बोला गया कि अच्छा, हम आपको नहीं बता रहे हैं कि आपको क्लाइमेट एक्शन कैसे लेना है, आप खुद हमें बताओ कि आप क्या करोगे। जैसे पहले क्या हो रहा था कि जो यूएनएफसीसी में जो सीओपीज होती थी, उनमें क्या होता है, डिस्कस हो रहा है कि ये एक्शन आपको लेना है, इतना गोल आपको रखना है, बट उनसे कंट्रीज थोड़ा बाउंड हो गई थी कि ये क्या बाइंडिंग ट्रीटी है, मतलब आपको जो आपने बोला है वही होगा। अगर इंडिया ने बोला है कि वो 2070 तक नेट जीरो अचीव करना चाहता है, तो इट्स बाइंडिंग, ठीक है। तो यहाँ पर जो कंट्रीज हैं, उन पेरिस एग्रीमेंट के थ्रू उन्होंने ये डिसाइड कर लिया कि हम लोग नेशनली डिटरमाइंड कंट्रीब्यूशन प्रेजेंट करेंगे। मतलब हमारे हर किसी कंट्री को बोला गया कि एज पर योर कंट्री, एज पर योर क्राइटेरिया, आप हमें बताओ कि आप नेट जीरो या फिर जो भी आपके क्लाइमेट एक्शन जो आप लेना चाहते हो, जो आपके गोल्स हैं, वो आप क्या क्या हैं। जैसे फॉर एग्जाम्पल, इंडिया ने बोला कि हम लोग 2070 तक अपना जो नेट जीरोस को अचीव करेंगे। चाइना ने डिफरेंट ईयर रखा, यूएसए ने डिफरेंट ईयर रखा हुआ है। तो चाइना एंड यूएसए, उनके खुद के एनडीसी हैं, हमारे खुद के एनडीसी हैं। एंड नेशनली डिटरमाइंड कंट्रीब्यूशन, ये क्या है, ये कंट्रीज को लायबल बनाता है कि दीज आर योर कंट्रीब्यूशंस, दीज आर योर गोल्स, जो आपको अपनी तरफ से पूरे फुलफिल करना है, उसमें किसी और का कोई हाथ नहीं है। तो यहाँ पर ये आप ध्यान रखो, सीओपी 21 में पेरिस एग्रीमेंट साइन हुआ था, जिसके थ्रू नेशनली डिटरमाइंड कॉन्ट्रीब्यूशंस लेने के लिए बोला गया था कि आप गोल्स रखो, कंट्रीज को बोला गया था। ठीक है, उसके बाद में इंपॉर्टेंट सीओपी विच इज सीओपी 26, जहाँ पे इंडिया के लिए मतलब ये बहुत इंपॉर्टेंट सीओपी है, क्योंकि यहाँ पर देखो पेरिस एग्रीमेंट में जो एनडीसीज डिसाइड करने के लिए बोला गया था, अब कंट्रीज को फाइनलाइज करने के लिए बोल दिया गया कि अब आपके पास टाइम है, आप हमें फाइनली बता दो कि क्या आपके एनडीसीज हैं एंड आप इनको अचीव करोगे, कितना टाइम अचीव करोगे। लाइक ये एक फाइनल हो गया। दिस वॉज जस्ट अ डिस्क्लेमर कि ये आपको करना है। कंट्रीज ने थोड़ा बहुत देखा, बताया, बट यहाँ पर सीओपी 26 में बोल दिया कि नहीं, अब हमें फाइनल बता दो कि आप करोगे या नहीं करोगे एंड क्या आपके गोल्स हैं। ठीक है, तो पहले पहली चीज तो ये हो गई। सेकेंड थिंग, व्हाट इज इंपॉर्टेंट फॉर इंडिया फ्रॉम दिस सीओपी 26 इज दिस, लाइक सीओपी 26 जो कि 2021 में हुई थी, उसमें इंडिया ने अनाउंस किए थे पंच अमृत कमिटमेंट्स। पंच अमृत, अमृत मतलब एलिक्सिर, ठीक है। तो 5 यहाँ पे कमिटमेंट्स थी इंडिया की, जो इंडिया ने अनाउंस की सीओपी 26 में, रिलेटेड टू क्लाइमेट एक्शन, कि इंडिया ये चीज़ें आगे वाले फ्यूचर में करने ही वाला है। एंड दीज आर द इम्पॉर्टेंट थिंग्स। अभी जो हमने समझा, इट इज़ टोटली कॉन्टेक्स्ट बेस्ड, कि आपको एक पता तो होना चाहिए कि ये है क्या। पंचामृत जो हम लोग पढ़ रहे हैं, जो कमिटमेंट्स हैं, वो किससे रिलेटेड है एंड क्यों यहाँ पर आई हैं। तो उसके लिए मैंने आपको एक हम कह सकते हैं लाइक मैंने बेस बनाया कि इस तरह से ये सब चीज़ें हुई हैं एंड वाई दीज सीओपीज आर हैपनिंग एंड व्हाट इज दिस पेरिस एग्रीमेंट। तो वो आपके लिए इंपॉर्टेंट था, बट हमारे लिए पंचामृत जो हमारे गोल्स हैं, कमिटमेंट्स हैं, उनको पढ़ना इंपॉर्टेंट है। क्योंकि जब भी आप कोई भी लेक्चर बता रहे हो, तो जब अगर आप ये साइड करोगे कि दीज आर आवर प्लान्स, तो हम वो बताता है कि आपको हमारे क्लाइमेट एक्शन प्लान्स के बारे में पता है। देखो, अब इसको 5 पंचामृत मतलब 5 एलिक्सर, जो हम लोग 5 ऐसी चीज़ें हमने डिसाइड की हैं, 5 कमिटमेंट्स हैं हमारे, जो हम फ्यूचर में करने वाले हैं। सबसे पहले फेज़ 1 में हमारा जो प्लान है, इट इज़ हमको अचीव करना है 500 गीगावाट नॉन फॉसिल फ्यूल एनर्जी बाय 2030। अभी हमारे 235 गीगावाट हमारी एनर्जी कैपेसिटी है
जो नॉन फॉसिल फ्यूल बेस्ड है, ठीक है। बट हमें इसको इंक्रीज करना है टू दिस नंबर विच इज 500 बाय 2030। तो ये हमारा एक एम है, दिस इज फेज 1 एम, ठीक है। उसके बाद में जो हमारी 50% रिक्वायरमेंट है, जैसे अभी जो आपने देखा होगा कि 476 गीगावाट में से अप्रोक्सीमेटली, मतलब ये 49 है रीन्यूएबल एनर्जी एंड दिस इज 51। तो ये क्या है, आप अप्रोक्सीमेट मान सकते हो कि 50-50 हो गया हमारा। हम मतलब हम लोग नियर 50 हैं, एक्चुअली नियर 50 पहुंच चुके थे, अभी चेंज हो गया है, वापस से 49 हो गया ये। तो ये चेंज हो गया है। तो यहाँ पर 50 हमें जो हमारी एनर्जी हम लोग प्रोड्यूस करेंगे उसमें जो 50% है वो किससे आनी चाहिए, रीन्यूएबल एनर्जी से। तो दिस इज अचीवेबल एंड ये अचीव हमने कर चुका है ऑलरेडी। दिस इज, बट दिस इज डिफरेंट, हमें 500 गीगावाट अभी पहुंचना है, ठीक है। दिस अगैन दिस इज फेज 2, देन दिस इज फेज 3। इस फेज 3 में क्या है, रिडक्शन ऑफ 1 बिलियन टन्स ऑफ द टोटल प्रोजेक्टेड कार्बन एमिशंस बाय 2030। जो कार्बन एमिशंस है उनमें हम 1 बिलियन टन को रिड्यूस कर देंगे। कैसे रिड्यूस होगा, हम लोग फॉरेस्ट्री मतलब एफोरेस्टेशन करेंगे, अगेन रीन्यूएबल एनर्जी सोर्सेज की तरफ मूव करेंगे ताकि हमारे जो कार्बन प्रोड्यूस हो रहा है वो हो ही ना, एंड कार्बन एब्जॉर्ब भी हम करेंगे। तो हमारा जो एम है कितना हम लोग रिड्यूस करेंगे, 1 बिलियन टन्स। देन फेज 4 जो बताता है कि रिडक्शन of the carbon intensity of its economy by less than 45%। जो कार्बन इंटेंसिटी है जो इकोनॉमी की, इट इज गोइंग टू बी रिड्यूस्ड बाय दिस 45%। एंड फेज 5 इज नेट जीरो विच इज द अल्टीमेट गोल। मैंने आपको बताया कि इंडिया ने अपना नेशनली डिटरमाइंड कंट्रीब्यूशन को सेट किया, दिस इज 2070, कि हम लोग नेट जीरो अचीव कर लेंगे। अब नेट जीरो का मतलब क्या होता है, मैंने आपको स्टार्टिंग में एक चीज बताई थी कि भूटान इज द फर्स्ट कार्बन नेगेटिव कंट्री। वो लोग अगर 10 कार्बन प्रोड्यूस करे तो वो 20 एब्जॉर्ब कर रहा है, इट मीन्स नेट -10 वो लोग जा रहे हैं, मतलब नेगेटिव, कार्बन नेगेटिव कंट्री है। नेट जीरो का क्या मतलब होता है, नेट जीरो का ये मतलब होता है कि अगर आप 10 कार्बन प्रोड्यूस करे तो आप 10 ही एब्जॉर्ब कर रहे हो। अल्टीमेटली जो रिजल्ट आता है वो जीरो है, कि जो अर्थ में कार्बन डाइऑक्साइड है उसका जो अमाउंट है आप उसको बढ़ने नहीं दे रहे हो, जितना है उतना रहेगा। 10 अगर आप प्रोड्यूस करते हो तो 10 ही आप एब्जॉर्ब कर ले रहे हो। सो दिस इज द होल गोल, एंड ये जो गोल है ये आपको पता होना चाहिए। बाकी कंट्रीज के बारे में पता होना चाहिए, चाइना एंड यूएसए, बट इंडिया का बहुत इंपॉर्टेंट है। तो दीज देखो, ये दिस फेज 5 एंड फेज 1 एंड फेज 2, दीज आर 3 इंपॉर्टेंट थिंग्स जो आपको याद करने की जरूरत है। अगेन दीज टू आर नॉट एज मच इम्पॉर्टेंट। ओके, लेट्स मूव फॉरवर्ड। अब और भी कुछ स्कीम्स हैं, पॉलिसीज हैं जिनको हम डिस्कस करते हैं। फर्स्ट इज योर पीएम कुसुम। दिस इज पीएम कुसुम, दिस इज पीएम कृषि ऊर्जा सुरक्षा एवं उत्थान महाअभियान। अगेन आई एम रिपीटिंग, पीएम कृषि ऊर्जा सुरक्षा एवं उत्थान महाअभियान। तो इसका ऑब्जेक्टिव क्या है कि जो गवर्नमेंट है वो क्या करना चाहती है, वो फार्मर्स को इंसेंटिवाइज करना चाहती है। अगर फार्मर्स अपने फार्मिंग जो सेक्टर है उसमें सोलर पैनल्स का या फिर सोलर बेस्ड जो एनर्जी है उसको यूज़ करेंगे तो गवर्नमेंट इनको सब्सिडीज प्रोवाइड करेगी। एक तरह से गवर्नमेंट इज एमिंग टू डी डीजलाइज द फार्मिंग सेक्टर। मतलब अभी क्या हो रहा है कि डीजल का बहुत ज़्यादा यूज़ हो रहा है। कहाँ पे यूज़ होता है, इरिगेशन होती है, इरिगेशन के लिए इरिगेशन पम्प्स होते हैं, आपने देखे होंगे बोरवेल्स होती हैं गाँव में। तो वो जो इरिगेशन पम्प्स होते हैं या तो वो इलेक्ट्रिसिटी से रन होते हैं या फिर डीजल से रन होते हैं। तो अगर जो फार्मर्स हैं अपने जो ये पम्प्स हैं, इरिगेशन पम्प्स हैं, इनको सोलराइज कर देंगे, मतलब सोलर पैनल्स वहाँ पे लगाएंगे, उनकी वजह से उनको ऑपरेट करेंगे, तो क्या होगा, जो गवर्नमेंट है वो उनको सब्सिडी देगी टू 30-50%, कि आप सोलर पैनल इंस्टॉल करो, जो भी आपको इंस्टॉलेशन में हम आपको जो इंस्टॉलेशन कॉस्ट होगी उसका 30-50% आपको रिटर्न कर देंगे, यानी सब्सिडाइज्ड कॉस्ट पे देंगे। सो दिस इज द होल प्लान ऑफ गवर्नमेंट, एंड ये सेंट्रल गवर्नमेंट की स्कीम है पीएम कुसुम। इसके थ्रू फार्मर्स को इंसेंटिवाइज करना है, जो फार्मिंग सेक्टर है उसको डी डीजलाइज करना है, सोलर जो एनर्जी है उसका ज़्यादा यूज़ हो फार्मिंग सेक्टर में। एंड थर्ड थिंग इज ऑल्सो दिस, लाइक गवर्नमेंट वांट की जो किसानों के पास जो बैरन लैंड होता है, फार्मर्स के पास जो बैरन लैंड होता है, जिसको हम वेस्ट लैंड बोलते हैं, कि उस पर अब खेती नहीं हो सकती है, हम वो अनफर्टाइल फर्टाइल हो गया है। तो उस बैरन लैंड को अगर फार्मर्स यूज़ करते हैं फॉर देयर
एस्टैब्लिशमेंट और इंस्टॉलेशन ऑफ पावर प्लांट। जैसे सोलर पावर प्लांट्स होते हैं, अगर कोई फार्मर ये चाहता है कि वो अपना जो बैरन लैंड है उसमें एक पावर प्लांट लगाएगा, तो जितनी एनर्जी उससे प्रोड्यूस होगी, इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस होगी, एंड वो गवर्नमेंट को वो बेच सकता है। तो एक तरह से फार्मर्स के लिए ये इनकम बन गई। लाइक 2 मेगावाट तक वो लोग एनर्जी बेच सकते हैं टू गवर्नमेंट, अगर पावर प्लांट्स लगा रहे हैं तो। दीज आर सिंपल थिंग्स कि गवर्नमेंट वांट टू इंसेंटिवाइज फार्मर्स, एंड जो उनकी इनकम है वो उनको इंक्रीज करना चाहती है, एंड फार्मिंग सेक्टर को डीडिजिटलाइज करना चाहती है। देन कम्स इंपॉर्टेंट थिंग विच इज इंटरनेशनल सोलर अलायंस, ISA। तो अभी मैंने आपको बताया था कि 2015 में COP21 हुई थी पेरिस, फ्रांस में। वहाँ पर क्या हुआ था कि इंडिया एंड फ्रांस ने एक इनिशिएटिव निकाला कि हम लोग इंटरनेशनल सोलर अलायंस बनाते हैं। ये क्या है? ये एक फर्स्ट ट्रीटी बेस्ड इंटरनेशनल गवर्नमेंट इंटर गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन है, जिसका हेडक्वार्टर इंडिया में है, गुरुग्राम में। एंड यहाँ पर क्योंकि इंडिया इसको लीड कर रहा है, तो ये हमारी ग्लोबल लीडरशिप को बताता है कि वी आर लीडिंग वी द ग्लोबल साउथ एंड वी आर लीडिंग द वर्ल्ड एज वेल। क्योंकि यहाँ पे ऑब्जेक्टिव क्या था कि जो जितने भी कंट्रीज हैं जो कि ट्रॉपिक ऑफ कैंसर एंड ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉन के बीच में आती है, जहाँ पे जो सन लाइट है वो डायरेक्टली यहाँ पे रहती हैं। लाइक थ्रू आउट द ईयर आपने देखा होगा कि यहाँ पे सनलाइट रहती है थ्रू आउट द ईयर, मतलब कुछ अमाउंट्स में रहती है एंड ज़्यादा रहती है यहाँ पे। तो अगर ये जो कंट्रीज हैं ये अगर आती हैं साथ में, एंड जो सोलर पावर प्लांट्स हैं टुगेदर, उसके लिए यहाँ पे इन्वेस्टमेंट्स हो रही हैं। लाइक सारी कंट्रीज मिलकर इन्वेस्टमेंट कर रही हैं, एंड जो सोलर पावर प्लांट्स है वो यहाँ पे लगाए जा रहे हैं। तो एक तरह से सारी कंट्रीज में ही जो सोलर एनर्जी है उसको क्या किया जाएगा, प्रोड्यूस किया जाएगा, एंड ओवरऑल वर्ल्ड के लिए फ़ायदा होगा। तो अभी तक इसमें क्या है, 122 कंट्रीज जो हैं इसके मेंबर्स हैं, एंड 122 में से भी 105 ने रेटिफाई कर दिया, लाइक दे आर गोइंग टू इन्वेस्ट इन दिस सोलर एनर्जी। तो ये दिस इज ऑल अबाउट दिस इंटरनेशनल सोलर अलायंस, एंड इसमें इसका हेडक्वार्टर ध्यान रखना है, एंड किसने इसको स्टार्ट किया था, कब स्टार्ट किया था, एंड ऑब्जेक्टिव क्या है। ओके, दिस इज द होल थिंग अबाउट दिस वीडियो। एंड लास्ट में मैं आपको चैलेंज कुछ बताना चाहती थी कि अगर आपको कभी बताना हो कि व्हाट आर द चैलेंजेस विद दिस रीन्यूएबल एनर्जी। अभी देखो, मैंने आपको अभी बताया था कि हमारे पास जो 50% कैपेसिटी है दैट इज विच इज़ फ्रॉम रीन्यूएबल एनर्जी, एंड 50% नॉन रीन्यूएबल से है। बट फिर भी हम लोग रीन्यूएबल से इतना ज़्यादा जो हमारा मतलब उसको यूज़ करना चाहिए वो नहीं कर पा रहे हैं, फिर भी कोल को ज़्यादा यूज़ कर रहे हैं। अभी 75% हम लोग कोल को यूज़ करते हैं इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करने के लिए। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि देखो, सोलर एनर्जी जो है या फिर कोई भी रिन्यूएबल एनर्जी है उसमें एक इंटरमिटेंसी आती है, लाइक इंटरमिटेंट है। अभी सोलर सन जो है वो केवल दिन में रहता है, तो रात में एनर्जी कौन देगा? ठीक है, हमारे पास अभी स्टोरेज के लिए जो पर्टिकुलर इंफ्रास्ट्रक्चर होना चाहिए, अप्लाइंसेस होने चाहिए, वो अभी इतने लाइक हमारे पास नहीं है। स्टोरेज जैसे सन एनर्जी जो है उसको हम दिन में ट्रैप कर लें एंड रात को स्टोर करके फिर उसको यूज़ करें, वो हमारे पास वो अपरेटस नहीं है अभी। तो ये चैलेंज है हमारे लिए कि जो ये रीन्यूएबल एनर्जी है, क्योंकि ये इंटरमिटेंट है, तो हम इस इंटरमिटेंट एनर्जी को अगर हम लोग हमें लाइक 24/7 हम इसको यूज़ नहीं कर सकते हैं। ठीक है, उसके लिए हमें एक ऐसे सोर्स की ज़रूरत होगी जो कि 24/7 जिसको हम यूज़ कर सकते हैं, एंड इलेक्ट्रिसिटी उससे प्रोड्यूस होगी। जैसे कोल है, अब कोल ऐसा तो नहीं है कि कोल रात में ही काम करता है, दिन में काम नहीं करता, कोल हमेशा काम करता है। तो इसलिए कोल को, जैसे आप यहाँ पे एग्जांपल मैंने दिया हुआ है, जैसे टोटल आपकी जो जनरेशन है, मतलब टोटल कैपेसिटी आपकी 100 गीगावाट है। दिस इज जस्ट एन एग्जाम्पल। टोटल कैपेसिटी 100 गीगावाट है, जिसमें से 50 गीगावाट आपके पास नॉन फ्यूसल फॉसिल फ्यूल बेस्ड है, एंड 50 गीगावाट रीन्यूएबल एनर्जी, जिसमें मैंने सोलर लिया है, इसमें मैंने कोल लिया है। बट होता क्या है कि क्योंकि जो ये सोलर एनर्जी है, ये इसकी कैपेसिटी, इंस्टॉल्ड कैपेसिटी तो इसकी 50 गीगावाट है, बट इसको यूज़ हम केवल 25% कर पा रहे हैं बिकॉज ऑफ इट्स इंटरमिटेंट नेचर। क्योंकि रात में हम लोग इसको यूज़ नहीं कर पाते, तो रात में तो कौन कोल ही वहाँ पे वर्क करेगा। कोल सोलर एनर्जी वाला जो है उसका भी वर्क करेगा, अपना भी वर्क करेगा, तो रात में 2 वर्क करेगा, दिन में 1 वर्क करेगा, तो टोटल 3 मतलब 75%, एंड ये दिन में ही वर्क कर रहा है। तो सोलर एनर्जी जो है उसको हम 25% एक्चुअली यूज़ कर रहे हैं। उसकी वजह से जो हम 50
25% का अगर हम 25% 50 का गीगावाट का हम 25% निकालें तो इट्स अराउंड 12.5 गीगावाट एंड इसका 75% 37.5 गीगावाट। तो व्हाट डज इट मीन कि जो हम लोग एक्चुअल पावर जनरेट कर रहे हैं वो तो हमारे जो डॉक्यूमेंट में लिखा हुआ है कि हमारे पास इतनी कैपेसिटी है उससे बहुत डिफरेंट है। लाइक हम लोग कोल को ज़्यादा यूज़ कर रहे हैं, रीनेबल एनर्जी को कम यूज़ कर रहे हैं ड्यू टू सम चैलेंजेस, ड्रॉबैक्स। ड्रॉबैक्स तो क्या है, ये चैलेंजेस ही हैं जिनको हम इजीली टैकल कर सकते हैं एडवांसमेंट्स के थ्रू। तो दिस इज़ द होल थिंग कि हमारे पास अभी सोलर एनर्जी, विंड एनर्जी, बाकी जो एनर्जी हैं उनको स्टोर करने के लिए पर्टिकुलर इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है, जिसकी वजह से जो ये पूरा का पूरा हम कह सकते हैं नैरेटिव है कि रिन्यूएबल एनर्जी इज़ अ गुड सोर्स, वो कहीं हद तक पीछे रह जाता है, क्योंकि हमारे पास कुछ चैलेंजेस हैं जिनको हमें टैकल करने की ज़रूरत है थ्रू मॉडर्नाइजेशन एंड टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट्स। सो दिस इज़ द होल थिंग फॉर दिस वीडियो। आई थिंक ये वीडियो बहुत लॉन्ग हो गई है, बट इट्स ओके। अगर आपने यहाँ तक इसको कंटिन्यू किया है इट्स वेरी कमेंडेबल एंड आप इसको जितनी भी चीज़ें आप इसको पढ़ सकते हो। एंड यहाँ पर मेरे से फ्लो में बहुत सारी चीज़ें मैंने यहाँ पे बता दी हैं, क्योंकि ये दिस इज़ माय सब्जेक्ट एंड तो ये मास्टर्स में मैं अभी पढ़ रही हूँ, तो ये मैंने यहाँ पे आपको बहुत कुछ बता दिया, बट अगेन ये आपके लिए बेनिफिशियल ही है, क्योंकि मैंने यहाँ पे कुछ ऐसा एक्स्ट्रा बात नहीं की है। जो भी बताया है आपके टोटल इससे रिलेटेड ही है, लाइक जो भी हम टॉपिक पढ़ रहे हैं उससे रिलेटेड ही है। सो दिस इज़ ऑल फॉर दिस वीडियो एंड कीप लर्निंग एंड कीप स्माइलिंग। थैंक यू।